हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं। हाँ जी। नॉट विजिबल, मुझे तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। आई कैन सी माई सेल्फ। नहीं नहीं, क्लास जो है वो अभी शुरू होनी थी। देर वॉज अ स्मॉल प्रॉब्लम कि मैं अपने आप के चैट्स को देख नहीं पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। चलिए, ओके। अब मैं आप लोगों से क्लियरली बातें भी कर पाऊंगा। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हियर। चंदेर, शेखर, नितिन, विकास, जीतू, राज, प्रकाश, हर्ष। ओके, देर आर मेनी मेंबर्स। वैशाली, सप्तऋषि, शिवम, प्रज्योत, बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पे इस सेशन में। हैप्पी, अच्छा मैंने किसी का नाम हैप्पी देखा, क्या बात है। नाम हैप्पी है, आप भी हैप्पी हैं या नहीं, और आपकी लर्निंग हैप्पी है या नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जहां पे हम सीखेंगे कौन बनेगा करोड़पति। क्यों? अरे यार, अल्टीमेटली आप लोगों को करना तो यही है ना, पैसा कमाना है। और उसके लिए गेट के लिए गेट की एग्जाम लिखनी है, अच्छा खासा एमटेक मिलेगा, फिर अच्छा खासा जॉब मिलेगा, जॉब से पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा, है ना। चलिए, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, गुड इवनिंग। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बता दो कि कल का लेक्चर जो हमने देखा था वो क्लियरली आप लोगों ने एक बार देख लिया या नहीं, है ना। चलिए, माई नेम इज हैप्पी जस्ट लाइक माई नेम, आई एम ऑलवेज हैप्पी। क्या बात है, अगर इतना ही खुश हैं तो फिर गेट लिखने की क्या जरूरत है भैया। आराम से खुश रहो, निर्वाण पाओ, मजे करो। चलिए, ओके। तो मुझे एक चीज आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों ने कल का लेक्चर जो है देख लिया है। कल के लेक्चर में ऐसा बहुत डिटेल में कुछ नहीं था। बस एक चीज जो कल के लेक्चर की आपको याद रखनी थी वो है सिस्टम बसेस। कल क्या क्या हमने देख लिया था। आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है वो देखा था। नंबर्स और डेटा कंप्यूटर सिस्टम में जो हम बाइनरी में रखते हैं वो देखा था। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखे, सिस्टम बस देखी। सिस्टम बस तीन टाइप की थी, हमने देखी थी। क्या क्या तीन टाइप है जरा बताइए। एड्रेस बस थी, डेटा बस थी, और कंट्रोल बस थी। ठीक है। सर, पिछले वाले पोस्टर में आपकी पिक और रियल में आप जो डिफरेंट लग रहे हो, कोई बात नहीं, इंसान तो वही है, लर्निंग भी आपको वही मिलेगी, क्या फर्क पड़ता है बेटा, है ना। हाँ जी। तो इतना तो हम लोगों ने कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि एड्रेस बस जो है वो एड्रेस लेके जाती है। एड्रेस कहां से कहां लेके जाती है? लेके जाती है विश्वदीप सर से स्टूडेंट्स तक, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं विश्वदीप सर को ढेर सारे गिफ्ट भेजे, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। आप लोगों को जो पता है वो बताइए। एड्रेस बस कहां से कहां लेके जाती है? एड्रेस को सीपीयू से लेके मेमोरी आईओ तक लेके जाती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल बस ऐसे तो दिखाने में बाय डायरेक्शनल है, पर उसकी हर लाइन दोनों डायरेक्शन में डेटा नहीं ले जाती, कंटेंट नहीं ले जाती। फिर एक एक लाइन इंडिविजुअल जो है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, कि एक लाइन होगी उसमें जो एक सिग्नल को सीपीयू से मेमोरी ले जाएगी, दूसरी कोई लाइन होगी सीपीयू से मेमोरी ले जाएगी, तीसरी कोई लाइन होगी जो मेमोरी से सीपीयू ले जाएगी। ऐसे अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है। चलिए, इतना हमने कल देखा था। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या थे? तीन थे। एक तो सीपीयू था, और एक मेमोरी था, तीसरा तीसरा क्या था? आईओ डिवाइसेस था। इसके अलावा दो कंपोनेंट हमने देखे थे, सिस्टम बस, और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? सर, सब्जेक्ट के रिवीजन नोट्स रिवाइज करेंगे या उसके साथ पीवाईक्यूज भी करना है? बेटा, पीवाईक्यूज मेरे कोर्स के तो मैं बताऊंगा कि कब करना है ना। इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि पीवाईक्यूज जो है मैं बता दूंगा आप लोग को कि कब करना है। तो मेरे सब्जेक्ट का आप चिंता छोड़ दो, बाकी आप लोग एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ये करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू पूरा का पूरा खत्म करेंगे, है ना। चलिए, तो दूसरा जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था वो था रजिस्टर्स। सिस्टम रजिस्टर्स नहीं, उसे सिस्टम रजिस्टर नहीं, सीपीयू रजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि होते वो सीपीयू के हैं, है ना। चलिए, अभी हम सीपीयू रजिस्टर्स पढ़ेंगे आज। टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। किसके आर्किटेक्चर? सीपीयू आर्किटेक्चर्स। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और अलग अलग टाइप के कुछ कुछ रजिस्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे।
ठीक है सर, सीओए पूरा आप पे ही छोड़ा है, आई सरेंडर माई सेल्फ फॉर सीओए टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका कि ऐसा आपने कहा, बट एक चीज मैं कह सकता हूं कि मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजें, दिमाग में जाके कंट्रोल एस नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत की जरूरत लगेगी। समझा दूंगा, याद आपको रखना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। चलो, सीपीयू रजिस्टर्स होते क्या हैं, किसी को आइडिया है, डेफिनेशन है, कोई भी आइडिया है किसी को, जल्दी बताओ सीपीयू रजिस्टर क्या होता है। एनीबडी 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 क्विकली। सीपीयू रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू के अंदर छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, है ना। अब ये छोटी छोटी मेमोरीज करती क्या है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। एक काम करें, आप पहले लर्निंग पे फोकस कर लो, फिर ये नोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा टाइमिंग वाइमिंग आखिरी के 10 मिनट में देखेंगे, ठीक है। रजिस्टर्स होते क्या हैं, रजिस्टर क्यों यूज होते हैं? देखो, हमें ना प्रैक्टिकलिटी के डिटेल में नहीं जाना कि किससे बनते हैं सर, ट्रांजिस्टर्स से बनते हैं, इससे बनते हैं, उससे बनते हैं एटसेट्रा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रजिस्टर क्यों यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू में क्यों यूज होता है ना। चलिए, तो रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर होते हैं वो छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं। किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। सीपीयू जो है उसके अंदर। देखो, सीपीयू के बाहर तो एक मेमोरी हमारे पास ऑलरेडी है, रैम के फॉर्म में है, एक रोम के फॉर्म में है, एक डिस्क अलग होती है, ये सारी अलग मेमोरीज है जो सीपीयू के बाहर है। ये कुछ और स्टोरेज के काम आती है, हां, पर सीपीयू के अंदर भी छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, और ये छोटी छोटी मेमोरीज जो हैं उन्हें कहा जाता है सीपीयू रजिस्टर्स। पर इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? अच्छा, इनके काम के पहले ये बताओ सीपीयू करता क्या है? ये बताओ सीपीयू करता क्या है? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है। अगर सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ तो डेटा चाहिए ना, कुछ तो डेटा चाहिए, कुछ कंटेंट तो चाहिए ना जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हां जी, वो कंटेंट सीपीयू को अपने अंदर रखने के लिए छोटी छोटी मेमोरीज चाहिए होती हैं, और वो मेमोरीज क्या हैं? सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन जो है मैं यहां लिख देता हूं, स्मॉल मेमोरीज इनसाइड सीपीयू टू कैरी आउट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। देखो, एक सिंपल सी चीज है, आप में से सब लोगों ने वाइवा तो दिया होगा जिंदगी में कभी ना कभी। वाइवा नाम की चीज होती है ना कॉलेज में, जिसमें एक ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और आप लोग बोलते हो सर नहीं आता है, आता है, आता है, नहीं आता है, इसने जो बोला वही सही आंसर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आपकी बेइज्जती होती है वो एक छोटे से कमरे में हो जाती है, और बाहर आके हम बोलते हैं अरे सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, हो गया हमारा, मस्त गया वाइवा, है ना। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सबका होता है। अच्छा, जब वाइवा चलता है बाबू लोग, मैं अपने प्यार से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बाबू भी बोलता हूं, बट होते वो फिर भी चमन ही है ना। चलो, तो वाइवा रूम में 2-3 चेयर लगी होती है क्या? यहां पे आपके टीचर, यहां पे वो इन्विजिलेटर जो बाहर से आते हैं, एक्सटर्नल वाइवा पर्सन वो आते हैं, और बाकी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को 3-4 चेयर लगी होती हैं जहां पे आपको बिठाया जाता है ताकि आपकी बेइज्जती की जा सके, है ना। ऐसे ही कुछ होता है। अच्छा, क्या पूरी की पूरी बैच यहां बैठती है, सारे लोग यहां आके बैठ जाते हैं एक साथ में? नहीं। तो फिर क्या, इस पूरी की पूरी बैच को बैठने के लिए या तो एक लैब या फिर कोई एक क्लासरूम, कोई ना कोई तो होता है ना। सारे के सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, इनमें से एक एक को पिक करके लाया जाएगा। कौन? ये जो टीचर है ना, इनके कोई एक असिस्टेंट होते हैं यहां पे, लैब असिस्टेंट। वो लैब असिस्टेंट क्या करते हैं, या टीचिंग असिस्टेंट क्या करते हैं, बुलाते हैं भैया रोल नंबर 1 से लेके 4 अंदर जाओ। अंदर क्या है? अंदर चेयर लगी हुई है, इन पे 1 से लेके 4 को बिठाया गया, उनका वाइवा लिया गया, एंड डन। जब 1 से 4 का काम खत्म हो गया तो और दूसरे लोगों को, 4 लोगों को रोल नंबर 5 to 8 यहां बुलाया गया। ऐसा कुछ सिस्टम होता है, हां जी। तो देखो, जो स्टूडेंट यहां से इस वाइवा रूम में जाता है उसको बिठाने के लिए चेयर तो चाहिए ना, कि खड़े खड़े ही बेइज्जती कर देंगे। नहीं, आपको बिठाया जाएगा, सम्मान बिठाया जाएगा। बैठिए, बोलेंगे आपको बैठिए, आराम से बैठिए, चेयर लीजिए, फिर आराम से बैठ के कभी चक्कर वक्कर आ जाए बेइज्जती कराने पे पहली बार में, तो हो सकता है ना, है ना, होता है। तो आपको बिठाया जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज की प्रोसेसिंग कहां हो रही है? यहां।
पर क्या सारे के सारे डेटा या सब कुछ, सारी की सारी बैच यहीं पे बैठी हुई है? नहीं, यहां है, बट एक एक करके जिस जिसको ले जाया जाएगा प्रोसेसिंग कराने के लिए वाइवा की, उसको बैठने के लिए तो जगह चाहिए। हाँ, वैसा ही सिस्टम होता है आपके सीपीयू के अंदर। क्या है सिस्टम वो सीपीयू के अंदर? वो ये है कि आपका जो सीपीयू है, इस सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, यस, पर क्या आपका पूरा प्रोग्राम सीपीयू के अंदर बैठा रहता है? नहीं। क्या आपका पूरा प्रोग्राम और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा जो है, डेटा मतलब ऑपरेंड वैल्यूज, है ना? आप इमेजिन करिए, अगर बाय चांस कभी आपने कोई प्रोग्राम लिखा हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो प्रोग्राम है ना? प्रोग्राम को रन करने के लिए डेटा एंटर करते हो ना, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी, कुछ तो वैल्यू ऑफ एन, ऐसे कोई डेटा एंटर करते हो। हाँ, तो वो डेटा क्या है? ऑपरेंड है ना? अगर ज्यादा जल्दी हो जाए तो बताइएगा कि नहीं, थोड़ा सा स्लो डाउन करिए सर, वरना ठीक है। तो ये जो रैम होती है ना, जिसमें आपका क्या रहता है, आपके जो करंट रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो रहते हैं, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई डेटा चाहिए, ऑपरेंड चाहिए, तो वो होता है। मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, 2 नंबर को ऐड करके और रिजल्ट प्रिंट करो, है ना? जिंदगी में कभी न कभी तो प्रोग्रामिंग नाम की चीज देखी होगी, प्रोग्राम लिखा होगा कंप्यूटर वाला, है ना? ठीक है, लैग हो रहा है, सबके लिए लैग हो रहा है क्या? चलिए, तो ये जो रैम है, इसमें प्रोग्राम है जो आपने लिखा है, उस प्रोग्राम के छोटे 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 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? ये स्टेटमेंट के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, नहीं हो रहा है, चलिए बढ़िया। फिर डेटा भी है, डेटा मतलब वैल्यूज, जिन वैल्यूज पे काम करना है ना? ये रखे कहां है? रैम में। अच्छा, इनकी प्रोसेसिंग कहां होनी है? सीपीयू में। तो होता क्या है ना, ये जो स्टेटमेंट्स हैं या ये जो प्रोग्राम के एक एक स्टेटमेंट है, ऐसे उठ उठ के सीपीयू के अंदर जाते हैं एक एक करके। इनको भी एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के अंदर ले जाया जाता है। क्यों? एग्जीक्यूशन यही होना है, रखे यहां पे है क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम से एक एक करके स्टेटमेंट ले जाएंगे, इनको रन करेंगे। इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए मान लो डेटा चाहिए तो उसको भी लेके जाएंगे, पर लेके जाएंगे तो रखेंगे कहां? चेयर चाहिए ना कुछ, हाँ, यही है रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर, रटी रटाई डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, अंडरस्टैंड करना है कि क्यों क्यों ऐसा किया, है ना? सी प्रोग्रामिंग में सीखा है, बहुत अच्छी बात है, सी प्रोग्रामिंग सीखी है तो जो आपने प्रोग्राम लिखा उसके स्टेटमेंट्स को एक एक करके उठा के सीपीयू के अंदर लेके जाएंगे, ताकि वो उस पर प्रोसेसिंग कर पाए सीपीयू। एक एक वन बाय वन, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके पूरा प्रोग्राम रन होता है। एक स्टेटमेंट को चलाने के लिए सीपीयू के अंदर अगर कोई डेटा चाहिए, ऑपरेंड चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू भी कहां है? रैम के अंदर है, उसको भी उठा के ले जाएगा सीपीयू, ले जाएगा और लेके जाएगा कहां रखेगा? रजिस्टर में रखेगा। तो रजिस्टर्स क्या काम के लिए आते हैं? कोई भी चीज सीपीयू के अंदर अगर लेके जाएंगे कंटेंट वाइज, तो वो कंटेंट यहां रखेगा। अब देखो, मैं बहुत बार ना अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूं, एक है कंटेंट, एक है डेटा। देखो, आप अगर कोई दूसरा कोर्स पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं आप किसको क्या बोलते हो, बट अगर आप मेरा कोर्स पढ़ रहे हो तो मुझे इस चीज से मतलब है कि आप हर शब्द को सही तरीके से एप्रोप्रिएटली यूज करो। मेरे इस कोर्स के अंदर डेटा का मतलब बहुत स्पेसिफिक है। कोई भी रैंडम डेटा नहीं बनेगा यहां। डेटा का मतलब है कि अगर कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेंड चाहिए तो वो डेटा होगा। कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर कोई क्या चाहिए? ऑपरेंड चाहिए, तो वो डेटा है। तो सर ये क्या है? रैम के अंदर डेटा ही तो स्टोर होता है। नहीं, एप्रोप्रिएट बनेंगे। ये प्रोग्राम का पार्ट है और ये है डेटा। ये प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें टेक्निकल शब्दों में इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मैं इतनी देर से ना ये स्टेटमेंट बोलना नहीं चाहा, मैंने ये वर्ड बोलना नहीं चाहता था, बट फिर भी बोल देता हूं। एक एक ये जो स्टेटमेंट है ना प्रोग्राम का, ये इंस्ट्रक्शंस है और ये डेटा है। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। कंटेंट कैन बी एन इंस्ट्रक्शन, कंटेंट कैन बी अ डेटा। तो यहां से जब हम उठा के ले जाएंगे, इंस्ट्रक्शन भी उठा के ले जा रहे हैं, डेटा भी उठा के ले जा रहे हैं, तो ये रजिस्टर्स में क्या क्या स्टोर होता है? खाली डेटा नहीं, कोई भी कंटेंट जिससे कि सीपीयू को अपना प्रोसेसिंग आगे बढ़ाने में मदद मिले, वो सीपीयू कहां रखता है? अपने अंदर
रजिस्टर में रखता है। ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है। अब कंटेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, वो इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, वो ऑपरेंड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। बट डेटा मतलब कि ऑपरेंड वैल्यूज जिस पे प्रोसेसिंग होती है, जिस पे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एंड होता है, और होता है, कुछ भी ऑपरेशन होता है, वो है डेटा, है ना। चलिए, ओके, लेट्स गो फर्दर। और रजिस्टर्स की कैटेगरी समझते हैं। दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। हमारे घर में भी ये कैटेगरी बचपन से देखी है हमने। दो टाइप के ग्लासेस होते हैं जिनमें हम पानी पीते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस जो बाहर पड़े रहते हैं, रोज हम उन्हें यूज करते हैं पानी पीने के लिए। एक होते हैं स्पेशल पर्पस जो कि सिर्फ स्पेशल गेस्ट आने पे ही निकलते हैं। सेम टू सेम सोफा का कवर भी होता है, सेम टू सेम बेडशीट्स भी होती हैं, सेम टू सेम कुकीज भी होती हैं जो आपको पता भी नहीं है। स्पेशल पर्पस कुकीज मम्मी ने छुपा के रखी होती हैं जो सिर्फ गेस्ट के टाइम निकलती है। हमें पार्ले जी मिलता है, ले देके हर किसी के घर में। एक जनरल पर्पस जो हर कोई जनरली यूज कर लेता है, एक होता है स्पेशल पर्पस जो सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए ही काम आता है और कुछ नहीं। यहां पे भी वैसा है। सीपीयू के रजिस्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, इसमें कोई भी जनरल डेटा या कोई भी जनरल कंटेंट स्टोर हो सकता है। एनी जनरल कंटेंट स्टोर करना है तो वो जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर कोई स्पेशल कंटेंट रखना है, स्पेशल पर्पस। अब स्पेशल कंटेंट क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा, एक लिस्ट है बहुत सारी, है ना। तो ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर करते क्या है? ये वो रजिस्टर हैं जिनका काम स्पेशल है और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने एक डॉक्टर को पूछा है तो वो डॉक्टर का ही काम करेगा, वो ड्राइवर नहीं बनेगा। अगर कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर का ही काम करेगा, वो डॉक्टर का काम नहीं करेगा। अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का ही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। वैसा ही कुछ केस है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स वो हैं जिनका ऑपरेशन या जिनका काम फिक्स है कि इनमें यही वाला कंटेंट रहना है, हमेशा स्पेशली यही रहेगा और कुछ नहीं रह सकता। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। जनरल पर्पस रजिस्टर में आप जो आपकी मर्जी है आप रख सकते हो, प्रोग्राम रन करने के लिए जो चाहिए आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज्ड फॉर एनी वर्क, नो एनी स्पेसिफिक। इनमें ये होते हैं यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब इनमें स्पेशल कंटेंट ही स्टोर रहेगा और कुछ भी नहीं रह सकता। ठीक है, समथिंग लाइक आपकी ड्रेस, शेरवानी। आप शेरवानी पहन के और स्टेडियम में नहीं जा सकते क्रिकेट मैच खेलने। जा सकते हैं वैसे, ऐसा नहीं है, बट फिर भी क्रिकेट मैच खेलने के लिए आप शेरवानी पहन के नहीं जाएंगे क्योंकि उसका एक स्पेशल पर्पस है कि भैया ये शादी प्रोग्राम में या ऐसे किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में ही आप यूज कर सकते हो। सेम हियर। अच्छा, अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रजिस्टर में कितना डेटा, कितनी बिट का स्टोर हो सकता है। हम ना माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ रहे, कोई एक स्पेसिफिक टाइप का सीपीयू डिस्कस नहीं कर रहे कि ये सीपीयू है, इसमें हर एक रजिस्टर में इतनी बिट आप स्टोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वी आर डिस्कसिंग बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जहां पे हम बेसिकली सारी चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। जब आप एक सीपीयू बनाओगे तो इन ऑप्शन में से चूज कर लो कि आपका जो रजिस्टर बनेगा उसमें आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहां पे बोला मैंने कि एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये रजिस्टर में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर मैंने ये रजिस्टर का साइज बनाया है 16 बिट का। व्हाट डज इट मीन कि इस रजिस्टर में 16 बिट का कंटेंट स्टोर हो सकता है। अब क्या कंपलसरी है कि सारे के सारे प्रोसेसर में 16 बिट का ही रजिस्टर बनेगा? 32 बिट का बना लो, 8 बिट का बना लो, रहेगा 8 की ही मल्टीपल में। ये कंफर्म्ड है, बाइट के हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम चलता है। तो या तो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 2 की पावर में, और वो भी बाइट के कंपैरिजन में। तो क्या जरूरी है? क्या नहीं। क्या जरूरी है ये समझना जरूरी है भैया कि हमारे पास रजिस्टर है जिसका कुछ तो कैपेसिटी हो सकता है, उसमें एक छोटा कंटेंट स्टोर रह सकता है। क्या साइज का, ये कंफर्म्ड नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है ना।
इस जनरल पर्पस में आप कुछ भी जनरल डेटा रख सकते हो। अब आपको अभी समझ नहीं आएगा कि सर जनरल डेटा होता क्या है, जनरल कंटेंट होता क्या है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना थ्रिलर मूवी चल रही है, अभी पड़ोसी को खड़काने का नहीं है, बताना आगे क्या होगा, बताना बताना बताना, ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स रहो, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। ठीक है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर जनरल वाले काम करेगा, स्पेशल पर्पस रजिस्टर स्पेशल वाले काम करेगा, जिनमें स्पेशल डेटा ही रहता है। धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर को एज जनरल यूज कर सकते हैं क्या, या स्पेशल पर्पस जनरल वाले को स्पेशल की तरह यूज कर सकते हैं क्या। कभी भी अगर ऐसा कुछ होगा आगे आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड हैं जो कि लगभग हर एक टाइप के सीपीयू में आते ही हैं। इतने ही आते हैं ऐसा नहीं, अलग अलग सीपीयू में और भी दूसरे टाइप के स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हां दूसरे सीपीयू में और भी ज्यादा टाइप के रजिस्टर्स की जरूरत लगेगी, बट ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हैं जो लगभग हर एक सीपीयू में आते ही हैं। एक है एक्यूमुलेटर जिसे हम एसी के नाम से एसी से डिनोट करते हैं, प्रोग्राम काउंटर पीसी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर, स्टैक पॉइंटर एसपी, फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पीएसडब्ल्यू, इसको स्टेटस रजिस्टर भी कहा जाता है। फिर आता है एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर का एक और नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर का एक और नाम है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर या डेटा रजिस्टर एक ही चीज है। एमबीआर भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है, किसी किसी जगह पे मेंशन हुआ है, सेम चीज है। मेमोरी बफर रजिस्टर इज ऑल्सो सेम टू सेम थिंग, नाम अलग अलग हैं, किसी किसी बुक में किसी ऑथर ने अपने हिसाब से उसे नाम दे दिया गया है, इनका पर्पस एक ही है। क्या है एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोग ये बता दो, आपके बर्थ डेट कब आती है, आपके फादर की इनकम क्या है, कितनी जमीन है, आपका एड्रेस बता दो। अब आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे अजीब से क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तुम कर सकते हो फालतू के इधर उधर के कहीं कहीं के क्वेश्चंस, जब मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं तब, पर अगर मैं करूंगा तो बोलेंगे सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो। तो बताना शुरू कर दिया। ये यही डिफरेंस है। मैं चाहता हूं कि कंसंट्रेट करो लर्निंग पे, पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं, पहले आखिरी के 10-15 मिनट में बातें करेंगे। कौन सी वाली, वो जो आपके इधर उधर की जो बातें हैं, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह सब करेंगे, है ना। चलिए, एक्यूमुलेटर क्या करता है। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर जो है वो यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ एएलयू एंड समटाइम्स नॉट ऑन वन ऑफ द ऑपरेंड्स फॉर, यार इतना भी नहीं आता टाइपिंग करने वाले को। एएलयू क्या होता है, अच्छा ये बताइए एएलयू करता क्या है। एएलयू क्या करता है, एएलयू प्रोसेसिंग करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा चाहिए क्या, चाहिए तो सही, है ना। तो जब हम एएलयू का ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो एएलयू को बेसिकली 2 इनपुट ऑपरेंड चाहिए होते हैं। ऑपरेंड का मतलब डेटा जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगर मान लो एएलयू से मुझे एडिशन कराना है तो एडिशन करने के लिए 2 वैल्यूज तो भेजनी पड़ेगी ना, यहां तक 2 वैल्यूज भेजनी पड़ेगी ना इस पे। अगर 2 वैल्यूज यहां पे भेजेंगे, ठीक है, तो ये हैं हमारे ऑपरेंड, जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। इनपुट ऑपरेंड लिख दिया मैंने, इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट जनरेट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, यही तो हम चाहते हैं कि एएलयू 2 ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, रिजल्ट जनरेट करे। अब ये रिजल्ट जनरेट अगर करता है तो रिजल्ट को रखेंगे कहां। सबसे पहले जब रिजल्ट जनरेट होता है तो पहले एक रजिस्टर में जाके स्टोर होता है जिसे कहा जाता है एक्यूमुलेटर, दैट इज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऐसा होता है जी, बिल्कुल होता है, होता ही है, 100% होता है। क्यों होता है सर ऐसा, क्योंकि ये आर्किटेक्चर का डिजाइन है। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास इसके लिए रियल लाइफ में। सब लोगों ने आटा चक्की देखी है, आटा चक्की देखी है रे बाबू, ऐसा कुछ ये होता है।
एक बहुत बड़ा ओपन सा ऐसा पार्ट होता है जहां पे आप यहां से अनाज डालते हैं, गेहूं एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। फिर यहाँ चक्की होती है, फिर एक गोल सा पार्ट होता है जहां पे कंट्रोलिंग पावर होती है, वो कुछ 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 टाइट लूज करता है ना। और उसके बाद यहां से आटा निकलता है। देखिए ना, सब लोगों ने आटा चक्की देखी है। अच्छा, आटा चक्की वाला जो पर्सन है, आपने गेहूं या कोई अनाज यहां से डाला, ठीक है। ये चक्की जो है वो चक्की अपना क्या करती है, उस उस गेहूं को या अनाज को पीस के और आटा बना देती है। क्या आटा आपके डायरेक्ट वेसल में जाता है? नहीं, मैंने तो जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा है। मैंने बचपन से लेके काफी काफी एज तक ऐसा ये चक्की पे जाके और अपने गेहूं पिसवाए हैं। आटा नहीं पिसवाते, गेहूं पिसवाते ताकि आटा बनता है। तो पहले है ना अपना खुद का वो डब्बा रखता है बंदा, है ना। तो जब आटा चक्की अपना आटा निकालती है गेहूं से, तो पहले अपना डब्बा रखते हैं वो जो चक्की वाला पर्सन है वो, और उसके बाद फिर आपके बॉक्स में वो डाल देता है। एक कपड़ा भी लगा होता है, उस कपड़े से आटा जो है निकलता रहता है। होता है ना ऐसा, है ना, होता है ना ऐसा। पहले टेम्पररी कलेक्ट करते हैं एक छोटे से उनके डब्बे में, उसके बाद आपके डब्बे में, आपके बॉक्स में या आपके थैले में वो पास किया जाता है। ये है एक्यूमुलेटर। आपने यहां से इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, पहले वो टेम्पररी कहीं स्टोर हुआ, फिर आपके डब्बे में आया। मतलब कि एएलयू ने जो दो इनपुट ऑपरेंड्स वैल्यूज, मान लो आपको एडिशन कराना है ए प्लस बी, तो ए को आपने यहां भेजा, बी को आपने यहां भेजा, दोनों का प्रोसेसिंग हुआ, रिजल्ट आया ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी का रिजल्ट एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर में जाके स्टोर हो गया, जो भी आंसर आया वो फिर एक्यूमुलेटर से ये वहां जाएगा जहां रिक्वायर्ड है डेस्टिनेशन की, कि ये ए प्लस बी कहां भेजना है। मान लो आपको ए प्लस बी को वेरिएबल सी पे भेजना है जो कहीं रैम में है, तो यहां से वो वहां भेजा जाएगा, है ना। तो कोई भी ऑपरेशन के लिए आपको एएलयू जो रिजल्ट जनरेट करता है वो एक्यूमुलेटर में आएगा। किसी ने बोला अगर यूनरी ऑपरेटर आया तो देखो बेटा, कनेक्शन तो दो है यहां पे। अगर आपको एक इनपुट चाहिए तो इसी को कनेक्शन को यूज करो, यहां से डेटा भेजो, एएलयू से बोलो कि इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सेट्रा, और रिजल्ट जनरेट कर दो। कहीं ना कहीं दोनों में से एक या दोनों में से दोनों आपको इनपुट में मिलेगा। आउटपुट या रिजल्ट तो एक ही मिलता है, वो रिजल्ट यहां एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब देखो, कुछ ऐसे आर्किटेक्चर होते हैं, सर कांट वी सेंड डेटा डायरेक्टली। देखो बेटा जी, आप यहां से रिजल्ट अगर कहीं डायरेक्टली भेजना भी चाहते हैं, आप नया आर्किटेक्चर बना सकते हैं, तकलीफ कोई नहीं उसमें, है ना। बट स्टैंडर्ड जो सालों से चला आ रहा है उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा। अभी समझने की जरूरत नहीं है क्या और क्यों, क्योंकि आपको हर चीज समझने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, मैं बताना नहीं चाहता, बट है, ठीक है। सर एक्यूमुलेटर कितने बिट्स का डेटा स्टोर करता है, यह बताओ कि यहां पे कितनी बिट्स का डेटा आया, मैंने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिपेंड करता है ना। एक नया प्रोसेसर आया जिसमें 16 बिट के दो इनपुट आए, कोई दूसरा प्रोसेसर आया जिसमें 32 बिट के दो इनपुट आए, तो वो तो डिपेंड करता है ना प्रोसेसर टू प्रोसेसर। हम कोई एक प्रोसेसर थोड़ी डिस्कस कर रहे कि इतनी ही बिट का इनपुट आएगा और इतनी ही बिट का आउटपुट आएगा। हमें जनरल चीजें समझनी है कि ऐसा होता है। अब प्रोसेसर जब इंप्लीमेंट करने जाओगे इंटेल नाम की कंपनी में या एआरएम में या कॉलकॉम में या फिर कहीं और, तो वहां पे आपको देखा जाएगा, चलो यार कि इस प्रोसेसर को बनाने के लिए ये इनपुट साइज इतनी होगी, आउटपुट साइज इतनी होगी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ा जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ना रिलैक्स रखो, क्योंकि आगे जाके थोड़े दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं होंगी तो आप डाउट रेस कर देना, मैं हूं, है ना। रुकिए, ठीक है। तो दो इनपुट आए, इनपुट को आपने क्या किया, प्रोसेसिंग कराई, और आउटपुट आपको मिल जाएगा। यही हमने यहां पे बोला कि आउटपुट कहां स्टोर रहेगा। आउटपुट जो है वो स्टोर होगा पहले एक्यूमुलेटर में, वहां से जहां भी जाना है पहुंच जाएगा। दूसरा एक और टाइप का आर्किटेक्चर होता है जिसमें होता क्या है कि यही सेम चीज होती है कि दो इनपुट एएलयू में भेजे जाते हैं, बट एक इनपुट जो है वो तो ऐसे कहीं से भी ले लेंगे, दूसरा इनपुट स्पेसिफिकली एक्यूमुलेटर से ही जाता है। कि दो इनपुट में से एक इनपुट एक्यूमुलेटर से जाएगा, दूसरा आप कहीं से भी ले सकते हैं, और एएलयू का रिजल्ट तो एक्यूमुलेटर में जाएगा ही जाएगा।
इट इज समथिंग लाइक कि अगर दो वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं बोल रहा हूं मुझे a प्लस बी करना है, a प्लस बी करना है, तो क्या मैं a को डायरेक्टली ALU पे भेज सकता हूं? नहीं। क्या b को डायरेक्टली ALU पे भेज सकता हूं? यह पॉसिबल है। कनेक्शन ऐसा है कि दूसरा इनपुट मेरा डायरेक्टली ALU पे जा सकता है, पहला नहीं जा सकता। पहला कहां से जाना होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर से ही जाना होगा। तो फिर क्या करेंगे? पहले को A को हम पहले कहां कॉपी कराएंगे? एक्यूमुलेटर में कॉपी कराएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं? एक्यूमुलेटर में जो आया A उसको B के साथ ऐड करो और उसके बाद रिजल्ट कहां चले जाएगा? एक्यूमुलेटर में। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट समझ में आया है नहीं? जल्दी मुझे बताओ। ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्या कहा मैंने? इट्स नॉट काइंड ऑफ अ फीडबैक, ये वैल्यूज हैं जो यहां से वहां जा रही हैं। दीज आर द वैल्यूज, ऑपरेंड वैल्यूज। तो ये एक टाइप का आर्किटेक्चर है जो ये कहता है कि भैया दोनों ऑपरेंड आप कहीं और से नहीं लाएंगे। पहला वाला ऑपरेंड एक्यूमुलेटर से ही लाना है, दूसरा आप कहीं से भी ले आओ चलेगा। तो अगर पहला ऑपरेंड एक्यूमुलेटर से ही आना है तो पहले फर्स्ट ऑपरेंड को एक्यूमुलेटर में लाना है। पहला वाला एक्यूमुलेटर से ही आएगा, तो इसका मतलब है कि पहले वाले को पहले एक्यूमुलेटर में लाओ। ए को आप एक्यूमुलेटर में लाओगे तब जाके वो ALU तक पहुंचेगा। दो दोस्त हैं, दोनों को बैंगलोर आना है। पहला दोस्त जो है वो है अज्यूमिंग एक छोटे टाउन, कहां मान लू मैं छोटा, जहां पे चल उज्जैन मान लेता हूं। उज्जैन नाम की एक सिटी है MP में, वहां पे है जो कि मेरा होम टाउन है। और दूसरा फ्रेंड है जो कि दिल्ली में। दोनों ने फोन पे बात की, दोनों को बैंगलोर जाना है। दिल्ली से तो डायरेक्टली बैंगलोर की फ्लाइट है, उसने डायरेक्टली बैंगलोर की फ्लाइट पकड़ी, आ गया। पर उज्जैन में तो एयरपोर्ट है ही नहीं सर। तो उज्जैन में अगर एयरपोर्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उज्जैन वाले पर्सन को एयरपोर्ट लाना पड़ेगा। एयरपोर्ट कहां पे है? इंदौर में। तो उज्जैन वाला पर्सन पहले इंदौर आया, इंदौर से फिर उसने फ्लाइट पकड़ी तो बैंगलोर आया। सर ये एग्जाम्पल का मतलब क्या था? ये मतलब ये था कि अगर डायरेक्टली उज्जैन वाले पर्सन को बैंगलोर आने का रास्ता नहीं है तो पहले इसको वहां लाना पड़ेगा जहां से बैंगलोर आने का रास्ता है। मुझे अगर दो वैल्यूज को प्रोसेस करना है ALU में, मैं इस आर्किटेक्चर के हिसाब से देखूंगा कि पहली वाली वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर से ही आ सकती है इस ALU में, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी वैल्यू डायरेक्टली आ सकती है, तो मैं दूसरी वाली वैल्यू को तो डायरेक्टली ALU में भेज दूंगा ताकि एडिशन ALU कर पाए। बट पहली वाली वैल्यू अगर एक्यूमुलेटर से ही जाएगी तो फर्स्ट वाली वैल्यू को पहले एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंटरनल कनेक्शन है कि वैल्यू एक्यूमुलेटर में आए, ऐसा कुछ ऐसा कनेक्शन होगा कि वैल्यू पहले एक्यूमुलेटर में आए A की, उसके बाद उसको यहां भेजूंगा। तो दो स्टेप में ऑपरेशन होगा कि पहले पहली वैल्यू को एक्यूमुलेटर में लाया, फिर एक्यूमुलेटर में जो पहली वैल्यू है उसका दूसरी वाली वैल्यू जो कि डायरेक्टली ALU में आ सकती है, उसके साथ इसका एडिशन या जो भी ऑपरेशन करना है वो कराया। रिजल्ट कहां जाएगा? एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। अब तो समझ में आया? शाणे बनते हो तुम लोग। जब तक कोई अच्छा एग्जाम्पल मेरे से नहीं निकलवा पाते तो ये कर नहीं पाते हो। देखो अब देखो, ये स्पेशल डिमांड सर A प्लस B प्लस C होता तो क्या करते? पहले A प्लस B सॉल्व होता। ये कंपाइलर डिजाइन में देखोगे तुम लोग, पहले A प्लस B सॉल्व होता, इसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आता, फिर उसका प्लस करते C में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होता। सर अगर आपके सेमेस्टर में दो कोर्सेस होते तो एक ही दिन एग्जाम देंगे? नहीं, 1 बाय 1 देंगे। सेम चीज है, 1 बाय 1, 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन एक के बाद एक करेंगे। पहले A प्लस B करो, एक्यूमुलेटर में डालो। मालदीव्स, बेटा पैसे हैं मालदीव्स जाने के? USD लगती है मालदीव्स में। हाँ तभी तो गेट लिख रहे हैं ना सर कि पैसे आए, मालदीव्स जाएं। पैसा कमाओ पहले, उसके बाद सोचो ये बात। एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर जो है वो क्या करता है? या तो ALU का डायरेक्टली रिजल्ट स्टोर करता है, वो तो यहां भी करता है कि ALU ने जो रिजल्ट जनरेट किया वो तो एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। और कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए दो इनपुट ऑपरेंड जो ALU में जा रहे हैं उनमें से एक एक्यूमुलेटर से जाता है। वन ऑफ द ऑपरेंड्स फॉर ALU2 समटाइम्स। क्यों? क्योंकि सारे प्रोसेसर में ऐसा नहीं है, कुछ में है।
अब बात आएगी कि ये जो दो ऑपरेंड्स हैं, ये जो दो ऑपरेंड हैं, है ना, ये कहां से आ रहे हैं? इसमें दो ऑपरेंड कहां से लिए आपने? ये वाला जो ऑपरेंड आपका सेकंड वाला है, ये कहां से लिया आपने? ये वाला तो एक्यूमुलेटर से आया, ये कंफर्म्ड है। ये कहां से आया? कहां से ले सकते हो? कहां से ले सकते हो? ये जितने भी लोग ये नाम लिख रहे हैं ना, मैं इनके स्क्रीनशॉट ले लूंगा ऑलरेडी, और इनसे ना 2-3 दिन बाद यही वाला टॉपिक पूछूंगा कि ये याद है कि नहीं है। जगह के, उनकी स्पेशलिटी सब याद है आपको, जगह के नाम भी याद हैं, उनकी सब कुछ स्पेशलिटी याद है, उनमें क्या होता है, कहां होता है, बीच के नाम सब पता है। ये याद है कि नहीं है? बेटा वो नहीं आएगा एग्जाम में गेट की, ये आएगा। और फिर जब रिजल्ट नहीं आएगा और रोने आओगे तो फिर मैं यही स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि देखो बेटा तुम तो लक्षद्वीप घूम रहे थे जब हम पढ़ा रहे थे, है ना, तो जाओ इमेजिनरी वर्ल्ड में घूमो, मजे करो, है ना। चलिए वापस आता हूं क्वेश्चन पे कि ये जो दो इनपुट ऑपरेंड्स आए हैं, ये दो इनपुट ऑपरेंड आप कहां से लेंगे डायरेक्टली? क्या आप रैम से उठा के, मेन मेमोरी से उठा के डायरेक्टली एएलयू में भेज पाएंगे, या रजिस्टर से भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ आर्किटेक्चर के टाइप होते हैं कि कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सीपीयू के डिजाइन बना रखे हैं, जिसमें एएलयू के इनपुट जो यहां दो जा रहे हैं ये वाले, उसके बेसिस पे आर्किटेक्चर बताए हैं कि किन किन टाइप का आर्किटेक्चर होता है। पहला है एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर, एक रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। एक एक करके देखेंगे, है ना। चलिए सर, एक बार में दो ऑपरेंड ही सेव होंगे मतलब दो ही ऑपरेंड एएलयू में जाएंगे एट ए टाइम, उस पे प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद और दो आएंगे, उसके बाद और दो जिन पे प्रोसेसिंग करनी है ना। तो सुनिए जरा, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है, वन बाय वन समझते हैं। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर कहता है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि एएलयू में दो इनपुट ऑपरेंड्स जो जाएंगे, उनमें से एक जाएगा एक्यूमुलेटर से और दूसरा आपका ओपन है। ओपन है मतलब जिस तरीके से जरूरत होगी प्रोग्राम की, उस तरीके से दूसरा ऑपरेंड ले लिया जाएगा। अब ये या तो किसी जनरल पर्पस रजिस्टर से लिया जाएगा या फिर मेमोरी से लिया जाएगा। मेमोरी कौन सी आपकी? अरे वो तो बहुत कमजोर है भैया। नहीं कमजोर नहीं है, टेक्निकल चीजों के लिए कमजोर है, फालतू की सारी पंचायत उसमें स्टोर रहती है ना। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स और मेमोरी, कौन सी वाली मेमोरी? रैम मेमोरी, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये वाली। ये जो ऑपरेंड्स है ना, ये या तो डायरेक्टली एएलयू में जा सकते हैं या फिर अगर कोई ऑपरेंड रजिस्टर में रखा है तो वहां से ले लिया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर में इनपुट कहां से आएगा? हम भेजेंगे बेटा, प्रोग्राम भेजेगा। 2 मिनट रुको, मैं बताता हूं। फर्स्ट टाइम से कोई मतलब नहीं है, हम ही बताएंगे। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने लिखा प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में लिखा आपने, अच्छा इसको पूरा तो कर दे भैया, ये रिजल्ट आया और रिजल्ट तो एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, एक प्रोग्राम में आपने लिखा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन c प्लस डी के साथ, ऐसा आपने कर दिया, है ना। क्या आप एक साथ दो एडिशन एक मल्टीप्लीकेशन इस एएलयू में परफॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। एट ए टाइम तो या तो एडिशन करेगा या मल्टीप्लीकेशन करेगा। एट ए टाइम इस एएलयू में कितने इनपुट मैक्सिमम भेज सकते हो? 2। तो पहले क्या करें, सिर्फ a प्लस बी पहले सॉल्व कर दें, इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो हम a प्लस बी करेंगे, स्टेप नंबर 1, फिर c प्लस डी करेंगे, स्टेप नंबर 2, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, स्टेप नंबर 3, है ना। इतना तो समझते हो ना, मैथमेटिक्स समझते हो कि पहले a प्लस बी सॉल्व करो अलग, फिर c प्लस डी सॉल्व करो अलग, और फिर मल्टीप्लीकेशन करो। इज दैट फाइन फॉर यू गाइस? यस और नो? चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले a प्लस बी करें या c प्लस डी करें, कहीं ना कहीं एक के बाद एक आपको करना पड़ेगा, है ना। कोई भी कर लो आप, a प्लस बी कर लो, c प्लस डी कर लो, डजेंट मैटर, आप कुछ भी कर लो, पहले आपकी मर्जी,
है ना। चलो मैं थोड़ी सी सिंप्लिसिटी के लिए सी प्लस डी पहले सॉल्व कर रहा हूं। कोई आपको तकलीफ है? सी प्लस डी सॉल्व करने से कोई तकलीफ है पहले? नहीं ना। हाँ, तो पहले सी प्लस डी सॉल्व होगा। सी प्लस डी होगा, ठीक है। सी प्लस डी सॉल्व करने के लिए अभी मैं यहां एक और चीज लिख देता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन मेमोरी। ये सारे के सारे ऑपरेंड्स अभी मेमोरी के अंदर हैं। किसके अंदर है? ये मेमोरी के अंदर है, ठीक है। क्या हम इस एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर में एएलयू पे एडिशन परफॉर्म अगर कराना है प्लस वाला, तो क्या दोनों ऑपरेंड को मेमोरी से भेज सकते हैं? ये वाला क्या डायरेक्टली मेमोरी से इस एएलयू तक जाएगा? क्या ये एएलयू तक जाएगा? इसमें कोई प्रेसिडेंस नहीं होती बेटा, प्रेसिडेंस है ना। ए प्लस बी भी सॉल्व कर सकते हो, सी प्लस डी भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ए प्लस बी सॉल्व करा देता हूं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग ये कर लेते हैं, बस ए प्लस बी सॉल्व कर देते हैं। ए और बी दोनों अगर मेमोरी के अंदर हैं, क्या ए और बी दोनों को मैं डायरेक्टली मेमोरी से एएलयू तक भेज सकता हूं? कनेक्शन है कि नहीं? नहीं है सर। दूसरा वाला तो मेमोरी से आ सकता है, पहला वाला नहीं आ सकता। पहले वाले को तो आपको मेमोरी से पहले एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा। तो क्या मैं ए प्लस बी को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेटमेंट ऐसा लिखूंगा कि पहले ए की वैल्यू को आप एक्यूमुलेटर में लेके आओगे? बोल सकते हो यस और नो, बोल सकते हो ना, है कि नहीं? ठीक है। चलो अभी मैंने ए को एक्यूमुलेटर में डाल दिया। अब क्या मैं ए की वैल्यू जो एक्यूमुलेटर के अंदर है उसको एएलयू में डायरेक्टली भेज सकता हूं? यस। बी की वैल्यू जिस पे मुझे एएलयू में एडिशन कराना है वो क्या मेमोरी से ले सकता हूं? यस। तो अगला स्टेटमेंट जो आप लिखोगे वो ये लिखोगे, ए की वैल्यू है एक्यूमुलेटर में, उसका एडिशन कराओ, बी की वैल्यू डायरेक्टली एएलयू में जा सकता है और एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ जाएगा दोनों के एडिशन का। अब किसी ने पूछा था कि सर ये ऑपरेटर कहां से जाता है? मम्मी है ना। कौन सी मम्मी? अरे कंप्यूटर की मम्मी। मैंने बताया तो था कि एएलयू को कब क्या करना है ये कौन बताएगा? इंटरनली मम्मी बताती है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसको इंटरनल सिग्नल भेजेगी कि मैंने दो ऑपरेंड भेजे हैं तुम पे, इन दोनों ऑपरेंड को ऐड करके बताओ जरा, है ना। जैसे मम्मी मैसेज करवाती है ना तुमसे पापा को कि ये लिस्ट मैसेज कर दो, और फिर कॉल करती है एक लिस्ट भेजवाई है, ये सामान ले आना मार्केट से, ऐसा वाला सीन। तो कंट्रोल यूनिट एएलयू को बताएगी कि अब जो दो ऑपरेंड तुमको भेजे गए हैं इन पे क्या करना है। ठीक है, एडिशन हो गया, दोनों का एडिशन का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आया। तो अब एक्यूमुलेटर में दो स्टेटमेंट चलाने के बाद रिजल्ट क्या है? यहां पे एक्यूमुलेटर के अंदर है ए प्लस बी, है रिजल्ट ए प्लस बी। अच्छा ये बताइए कि ए प्लस बी का अगर रिजल्ट यहां एक्यूमुलेटर में है और मुझे अब सी प्लस डी सॉल्व करने का है तो क्या करें? वाई नॉट सेंड ए एंड बी इन एक्यूमुलेटर डायरेक्टली? एक्यूमुलेटर में एक साथ दो वैल्यू कैसे आएगी बाबू? एक्यूमुलेटर में एक साथ दो वैल्यू कैसे आएंगी? एएलयू की अगर बात कर रहे हो तो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर किसी न किसी साइंटिस्ट ने बनाया है कि ऐसे ही करना है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं जो बनाया गया है। अभी इतना तो समझो, ये समझ में आया। अब एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी मेरे पास ए प्लस बी का रिजल्ट है, इस ए प्लस बी का रिजल्ट को आगे जरूरत पड़ेगी? हाँ जी पड़ेगी। मुझे सी प्लस डी सॉल्व करने के लिए सी को एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा, तभी तो वो एएलयू में जाएगा। तो क्या हम डायरेक्टली यहां पे सी की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में ला सकते हैं? नको रे बाबा, काहे नहीं? क्योंकि एक्यूमुलेटर में अगर हम सी की वैल्यू को ले आए तो जो पुरानी वैल्यू थी ये ए प्लस बी का रिजल्ट, वो कहां जाएगा? वो तो ओवरराइट हो जाएगा। तो इसका क्या करें? इसको फिर टेम्पररी किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में डालो। यही काम है जनरल पर्पस रजिस्टर का। जनरल पर्पस रजिस्टर का काम ही ये है। तो हम एक चीज यहां पे आप डिस्कस करना भूल गए कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज में आते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं R0, R1, R2, इस तरीके से। जितने भी हैं नंबरिंग कंप्यूटर साइंस में जीरो से स्टार्ट होती है, इस तरीके से हम इनको डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी मैंने फॉर द टाइम बीइंग R1 रजिस्टर में एक्यूमुलेटर की वैल्यू को टेम्पररी बेसिस पे रख लिया। अब आप बोलोगे सर कि हमने रजिस्टर में क्यों रखा, मेमोरी में क्यों नहीं भेजा? तो देखो ये बात है सीपीयू के अंदर
बाद में थोड़ी देर बाद सीपीयू के अंदर वापस से इसकी जरूरत पड़ेगी, तो सीपीयू के अंदर से मैं मेमोरी पे क्यों रखने जाऊं डेटा, फिर वापस वहां से उठा के लाऊं, टाइम बहुत लगेगा। अंदर ही अंदर रख लो, जगह है हमारे पास, है ना। एक्यूमुलेटर को फ्री क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो सी है वो लाना पड़ेगा ना सी प्लस डी परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो पहले ए को लाए एक्यूमुलेटर में, फिर दोनों को ऐड कराया, एडिशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेटर से डायरेक्टली एएलयू में ए गया, यहां से डायरेक्टली बी मेमोरी से चले गया, एडिशन का रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर में। इस एडिशन का रिजल्ट को हमने एक टेम्पररी में वैल्यू R1 रजिस्टर में सेव कर दी, क्यों, आगे काम आएगी इसलिए। तो R1 में क्या है हमारे पास, इसका रिजल्ट है R1 में, R1 एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, इसका रिजल्ट आ गया। C प्लस डी सॉल्व करो, C प्लस डी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले C को फिर एक्यूमुलेटर में लाओ, क्यों, आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि मैं डायरेक्टली उसको ALU पे भेज नहीं सकता, तो पहले C को एक्यूमुलेटर में लाए, फिर क्या करें, फिर एक्यूमुलेटर में है C, ALU पे डायरेक्टली जा सकता है, यस, मेमोरी से D ALU पे डायरेक्टली जा सकता है, यस, तो दोनों का एडिशन करा दिया, रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर में क्या है, इसका रिजल्ट, क्या मैं डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, मुझे पता है कि भैया A इंटू बी या B इंटू ए एक ही होता है, तो आगे इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करो या इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करो, चलेगा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, एक इनपुट एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी है, इसका रिजल्ट है ना, दूसरा इनपुट मेरे पास कहां पे है, रजिस्टर में है इस बार, तो मैं एक्यूमुलेटर इंटू रजिस्टर R1 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। अब देखो, एक बार जब जरूरत थी तो ऑपरेंड मैंने कहां से लिया, सेकंड वाला मेमोरी से, इस बार जरूरत थी तो ऑपरेंड कहां से लिया, मेमोरी से, इस बार जरूरत थी कुछ करने की तो ऑपरेंड कहां से लिया, रजिस्टर से। यही लिखा है कि जब जरूरत पड़े तो मेमोरी से लो, जरूरत पड़े तो रजिस्टर से लो, प्रोग्राम को रन करना है बस। बी एक्यूमुलेटर में कहां से आएगा, कहां आया बी एक्यूमुलेटर में, बी एक्यूमुलेटर में है ही नहीं। Can we use cache to store content of accumulator? No. Cache is itself a memory. We will not go out of the registers to store. रजिस्टर से बाहर क्यों जाएंगे, मेमोरी कैश भी तो बहुत टाइम लेगी, रजिस्टर बहुत कम टाइम लेता है, इग्नेग्लिजिबल टाइम लेता है ना। ठीक है, चल, इतना हो गया, ये था एक्यूमुलेटर बेस्ड रजिस्टर। सर एरो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएंगे, बेटा ये खाली दिखाने का तरीका है, आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। मीनिंग यही है कि वैल्यू इधर से इधर फ्लो हो रही है या इधर से इधर फ्लो हो रही है। फ्लो एरो जो है फ्लो ऑफ डेटा बताएगा, दैट्स इट। ओ भाई साहब, हाँ ठीक है, चल। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर जिसमें ALU एक इनपुट एक्यूमुलेटर से लेगा, दूसरा मेमोरी से। पर ये बहुत हेक्टिक है यार, देखो ना, हर बार एक एक ऑपरेंड को एक्यूमुलेटर में ले जाना पड़ रहा है, एक एक ऑपरेंड को एक्यूमुलेटर में ले जाना पड़ रहा है, प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया और एक नया आर्किटेक्चर बनाया गया, रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। ये रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है कि जो ऑपरेशन ALU में परफॉर्म होने हैं उनमें जो दो ऑपरेंड्स आएंगे वो दोनों ऑपरेंड सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर से ही आ सकते हैं। कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर से लेंगे, पर लेंगे किसी न किसी एक जनरल पर्पस रजिस्टर से, पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड दोनों। ALU में डायरेक्टली मेमोरी का ऑपरेंड नहीं जा सकता, दोनों ऑपरेंड कहां से जाएंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर से ही जाएंगे। और रिजल्ट कहां स्टोर होगा, पहले तो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। बी कहां से आएगा, मेमोरी से डायरेक्टली आ जाएगा। सर एक्यूमुलेटर प्लस बी वाला स्टेप समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, पहले ये मुझे बताओ कि आया क्यों नहीं। एक्यूमुलेटर में ए कॉपी किया था, ये रहा, ए की वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ गई, बी वैल्यू मेमोरी में है डायरेक्टली। देखो ये कनेक्शन में मैंने लिखा है ना कि या तो जनरल पर्पस रजिस्टर से लो या मेमोरी से लो, हमने मेमोरी से ले लिया बी। कैसे पता, ये लिखा तो है ये। अब अगर आप बीच बीच में नोट्स बनाने जा रहे हो तो तुमको पता नहीं, मैं कैमरा के अंदर से आके घर में आके थप्पड़ मार के जाऊंगा तुम लोग को। कहा है मैंने बाबू लोग, ये कोर्स जो है इसमें 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मेरा भी और आपका भी। अगर बीच बीच में नोट्स बनाने जाओगे तो मिस कर दोगे, वो मत करो यार, प्लीज मत करो, है ना। ठीक है,
सर यू सेड वैल्यू पास थ्रू एक्यूमुलेटर फर्स्ट, वही तो मैंने किया। एक वैल्यू एक्यूमुलेटर से आएगी, ये कनेक्शन, दूसरा तो ओपन है ना, ये सारी वैल्यू एक्यूमुलेटर से थोड़ी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है मैंने, फ्लो ऑफ ऑपरेशन लिखा है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है कि ये प्रोग्राम है एटसेट्रा एटसेट्रा। इट इज नथिंग बट जस्ट द फ्लो, कि किस फ्लो में जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। पहले ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तब जाके ये ऑपरेशन फिनिश होगा। अच्छा, रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है, पहले इतना ही समझ लो। दोनों इनपुट कहां जाएंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर से ही जाएंगे, है ना। रनिंग नोट्स बिल्कुल मत बनाओ बच्चा लोग, क्योंकि ये कोर्स में अगर आप नोट्स बनाने के लिए बीच में 1 मिनट भी कंसंट्रेशन लूज करते हो मेरी क्लास से कहीं और चीज के लिए, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। पूरा का पूरा कंटेक्स्ट जो है या जो मीनिंग है वो पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा, समझ नहीं आएंगी चीजें। जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए 2 इनपुट एएलयू में जाएंगे, दोनों आपको जनरल पर्पस रजिस्टर से ही लेने हैं। तो क्या सर मेमोरी ऑपरेशन या मेमोरी ऑपरेंड हम एएलयू पे भेज ही नहीं सकते? डायरेक्टली नहीं भेज सकते, डायरेक्टली नहीं भेज सकते, है ना। डायरेक्टली नहीं भेज सकते तो क्या करना पड़ेगा, हम इनडायरेक्टली भेजेंगे। कैसे, देखो बताते हैं। अगर मुझे वही a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन बाय c प्लस डी करना है, सेम चीज है, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन मेमोरी, तो क्या हम मेमोरी से a और b को डायरेक्टली एएलयू पर भेज सकते हैं एडिशन परफॉर्म करने के लिए? नहीं। तो पहले a को कहां लाना पड़ेगा, किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में, b को भी किसी न किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा, है ना। a को लाओ जनरल पर्पस रजिस्टर में किसी भी, जो खाली है वो R1 में ले आए। B को लेके आओ किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में, R2 में ले आए। अब A आ गया जनरल पर्पस रजिस्टर R1 में, B आ गया जनरल पर्पस रजिस्टर R2 में। क्या R1 R2 का वैल्यू हम ALU पे भेज सकते हैं आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग? यस। देखो आर्किटेक्चर कहता है आप ALU में सेंड कर सकते हो R1 और R2 का डेटा। तो आप क्या लिखेंगे, R1 में A था, R2 में B था, दोनों को भेज दिया ALU पे, एडिशन परफॉर्म कराया ALU में, रिजल्ट पहले कहां आया, एक्यूमुलेटर। अभी ये आगे चाहिएगा, जी हां, तो हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू को किसी रजिस्टर R1 में फिर से पास कर दिया। अभी R1 में क्या है, इसका रिजल्ट। ठीक है, अब क्या करें, अब C प्लस डी सॉल्व कराओ सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, R2 में पहले C ले आएंगे, रजिस्टर में लाना पड़ेगा, क्यों, C और D मेमोरी में है। क्या हम मेमोरी का वैल्यू डायरेक्टली ALU पे भेज सकते हैं? नहीं। क्या लिखा है, जनरल पर्पस रजिस्टर। क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले C की वैल्यू R2 में लाओ, फिर D की वैल्यू किसी और रजिस्टर R3 में लाओ, उसके बाद R2 प्लस R3 करो, कहां आएगा, एक्यूमुलेटर में। अच्छा, एक्यूमुलेटर से डायरेक्टली यहां कहीं रास्ता है क्या? नहीं। 2 इनपुट आएंगे तो कहां से आएंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर से ही आएंगे। क्या एक्यूमुलेटर से आ सकता है? देखो है क्या, वायर लगाया मैंने, वायर लगाया क्या मैंने, वायर लगाया नहीं। तो पहले एक्यूमुलेटर से इसको कहीं पास करो, तो मैं इसको एक्यूमुलेटर से पास कर देता हूं रजिस्टर R2 में। अब देखो जरा, A प्लस बी का रिजल्ट कहां है हमारे पास, रजिस्टर R1 में। ये कहां है, रजिस्टर R2 में। तो क्या अब हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं? बिल्कुल, R1 इंटू R2, और रिजल्ट कहां स्टोर करेंगे, पहले तो एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। आप चाहो तो मल्टीपल रजिस्टर ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। यहां R1 की जगह R3 ले लो, है ना। यहां पे 2 3 को रीयूज करने की बजाय 4 5 6 ले लो। ये काम जो है कंपाइलर करता है। जब आप ऐसे प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखते हो तो कंपाइलर का काम होता है कि इन स्टेटमेंट्स को इस आर्किटेक्चर के हिसाब से ऐसे तोड़ा जाए, किस किस रजिस्टर में कब कब कौन सा कंटेंट जाएगा उसका फ्लो बनाया जाए, और ये काम कंपाइलर का होता है। वो रजिस्टर को ऑप्टिमाइज्ड मैनर में यूज करना चाहता है कर लेगा, नहीं करना चाहता है तो जैसे यूज करना है कर लेगा। गलत सही कुछ नहीं होता, रजिस्टर्स कंपाइलर यूज करता है, उसको कैसे भी करके यूज कर सकता है। ठीक है,
मैं अभी कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा इसमें वर्सेस इसमें, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अलग अलग आर्किटेक्चर का अलग अलग स्पेशलिटी क्या है, कि ये आर्किटेक्चर में एएलयू के दो इनपुट सिर्फ जीपीआर से ही आ सकते हैं, इसमें सिर्फ एक्यूमुलेटर से आ सकते हैं। सर R1 ओवरराइट नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, पर R1 में पहले ए था, है ना, उसमें अब हमने a प्लस बी का रिजल्ट रख दिया, आगे मुझे a कहीं यूज करना नहीं है तो रख दो R1 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर C में जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है ALU वही एग्जीक्यूट करता है? नहीं, इंटरमीडिएट कोड नहीं, जो फाइनल कोड जनरेट होता है वो यहां पे एग्जीक्यूट होता है। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्यूमुलेटर ओवरफ्लोज? एक्यूमुलेटर में ओवरफ्लो नहीं होता, डेटा का ओवरफ्लो आता है, वो एक्यूमुलेटर के अलावा यहां पे, हाँ, यहां पे एक्स्ट्रा एक कैरी फ्लैग नाम की चीज होती है जहां पे एक्स्ट्रा बिट रख ली जाती है। अरे चल, अभी बात करते हैं नेक्स्ट, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर। डेफिनेशन बताऊंगा, काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर जो है, ये रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर से थोड़ा एडवांस वर्जन है। ये कहता है कि एएलयू में जो दो इनपुट जाएंगे उनमें एक इनपुट पहला वाला तो जनरल पर्पस रजिस्टर से ही जाना है, दूसरा वाला ओपन है, आप चाहें तो जनरल पर्पस रजिस्टर से डाल दीजिए या फिर आप चाहें तो मेमोरी से डाल दीजिए, आपकी जैसी मर्जी है वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। जैसा कि यहां था, जब जरूरत पड़ी हमने मेमोरी से ले लिया, जब जरूरत पड़ी रजिस्टर से भी ले लिया, है ना। तो यहां पे क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो है, या दोनों में से कोई से भी एक ऑपरेंड आ सकता है, रजिस्टर से आना है तो रजिस्टर से, मेमोरी आना है तो मेमोरी से, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। पर पहला वाला ऑपरेंड रजिस्टर से ही जाएगा। और रिजल्ट कहां जनरेट होगा बाबू? एक्यूमुलेटर में। सेम चीज करके देखते हैं यहां पे भी, कि अगर हमें a प्लस बी इंटू सी प्लस डी करना है, एंड यहां भी a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन मेमोरी, देन क्या होगा? क्या हम a को डायरेक्टली ALU पर भेज सकते हैं एज फर्स्ट ऑपरेंड? रजिस्टर से ही आएगा। क्या दूसरा ऑपरेंड मेमोरी से पॉसिबल है? हाँ है, पॉसिबल है, तो करो ना। तो क्या करेंगे, पहले A को तो मूव करा लेते हैं किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में, पर B क्या मेमोरी से आ सकता है? पॉसिबल है, हाँ है। तो फिर आप बोलोगे सर जीपीआर से भी आ सकता है, आ सकता है, पर मैं क्यों बेवकूफी करूं? मतलब अगर दिल्ली से बैंगलोर की फ्लाइट उतनी ही कीमत में डायरेक्ट है, तो पहले मैं दिल्ली से मुंबई जाऊं और मुंबई से बैंगलोर आऊं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? क्यों डबल बार काम करूं कि पहले बी को रजिस्टर में ले जाओ और फिर वहां से एएलयू में ले जाओ? ऑप्शन अगर मेमोरी पे डायरेक्ट जाने का है, मेमोरी से लेने का है, तो लो ना। तो हम क्या करेंगे, R1 में ए आया, बी को डायरेक्टली मेमोरी से ले, क्योंकि आर्किटेक्चर अलाउ कर रहा है, रिजल्ट आप स्टोर कर लो एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से इसको कहीं पास कर दो आगे, चाहो तो R1 में, R2 में, जहां मर्जी हो आप पास कर दो। मैंने R1 में ही ले लिया। फिर आप C प्लस डी ऐसे ही करो, C को पहले लेके आओ, क्योंकि पहला ऑपरेंड जनरल पर्पस रजिस्टर से ही लेना है, तो उसको आप किसी रजिस्टर में डालो। फिर रजिस्टर R2 को ऐड करो D के साथ। सर D तो आपने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि मेमोरी से मैं दूसरा ऑपरेंड उठा सकता हूं। फिर क्या, R2 प्लस डी करके रिजल्ट पहले एक्यूमुलेटर में आया, वहां से R2 में डाल दिया। फिर क्या आप R1 यहां से मिल जाएगा? जी हां, ये R2 में मिल गया। जी हां, अब क्या करें, R1 इंटू R2 कर दो। आप देखो दोनों ऑपरेंड मैंने क्या कहां से लिए, रजिस्टर से। पहला रजिस्टर से ले सकता हूं, यस। दूसरा वाला रजिस्टर से ले सकता हूं, यस। एट ए टाइम तो एक ही रहेगा ना बेटा, एक रजिस्टर में एट ए टाइम कोई एक ही वैल्यू रहेगी। अगर दूसरी वैल्यू, जैसे कि यहां हम A को R1 में लाए, फिर मैंने यहां पे एक्यूमुलेटर को R1 में लाया, तो जो पुरानी वैल्यू A की थी
वो ओवरराइट हो जाएगी। जैसे प्रोग्रामिंग में होता है कि हमने वेरिएबल ए में अगर 5 डाला, बाद में कहीं वेरिएबल ए में 8 डाल दिया, तो जो 5 थी वो चली गई, अब 8 आ जाएगी। जैसे प्रोग्रामिंग में होता है वैसे ही होता है। तो यहां भी आपके पास अगर आपने कुछ नई वैल्यू डालने की कोशिश की रजिस्टर में, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, है ना। R1 इंटू R2 इक्वल टू, पहले तो एक्यूमुलेटर में लाना रे बाबा, इस तरीके से काम चलेगा, है ना। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, यहां तक इस पर्टिकुलर लेक्चर तक आते आते ना बच्चा भाग जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है ना उसे टफ लगती हैं। ये जो चीजें हैं वो आर्किटेक्चर लेवल की है, और ये आपको अगले 8 से 10 लेक्चर्स पूरे करने पे पूरी दिमाग में 100% क्लियर होती है। ये वो वाला कोर्स नहीं है जब आप प्रोग्रेसिवली हर चीज समझते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। ये वो वाला कोर्स है जब आप आगे तो बढ़ोगे, पर समझ में तब आएगा जब वापस से आप पहला लेक्चर देख के और इनको रिवाइज करने जाओगे, क्योंकि बीच में आप ऐसी लर्निंग करोगे जो इधर काम आएगी। मैं कुछ भी करके आपको इसको इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस ये चीजें आपको पढ़ाई ना जाए, है ना। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी जो बेसिकली मैं बताना चाहता हूं वो ये है, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर में एक इनपुट जनरल पर्पस रजिस्टर से ही जाना है, दूसरा जनरल पर्पस रजिस्टर और मेमोरी से आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कहीं एक से। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, मुझे आप 15 लेक्चर्स दीजिए। 15 लेक्चर्स तक भी आपको चीजें अगर क्लियर ना हो तो फिर डेफिनेटली आप मुझसे बातें करेंगे 100%। सर एक बार को सॉल्व करके दिखा दो 2 वाले में, इसमें, ये वाले में। शर्मा दिव्यांश, इसमें क्या दिखाना है? इसमें दिखाना क्या है? इसमें इतने सारे टाइप ऑफ आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? निर्मित फोन कौन सा है तुम्हारे पास? मेरे पास है एक आईफोन, आपके पास कुछ है, किसी और के पास कुछ है, इतने सारे नए नए फोन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? रिक्वायरमेंट्स, हर एक फोन का अपना स्पेशलिटी होता है। ये आर्किटेक्चर जब बनाए गए, इनको आप बनाओगे, मैं बोलता हूं चलो एक जनरल पर्पस रजिस्टर का आर्किटेक्चर उठाओ, ऑलरेडी है, नया नया सीपीयू बना दो। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इसको डिजाइन करते टाइम। जब आप इस टाइप का सीपीयू बनाते हो बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इजी चीजें बना लेते हैं। ये कुछ इजी चीजें थी जो बनी हुई थी पहले, एक्यूमुलेटर बेस्ड रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर इजी इजी था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अच्छी इंप्रूव हुई तो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स आने लगे। ये दोनों, ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर ऐसे आने लगे जिनमें ज्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, पर इंप्लीमेंटेशन बहुत टफ था। तो शुरुआत में जिससे इजी इजी बन पाया उन्होंने ये बनाया, फिर धीरे धीरे करके टफ चीजें बनी। इसी तरीके से ऐसा हुआ। सर एक्यूमुलेटर इक्वल टू R2 इंटू R3 होगा, कहां? यहां पे? अच्छा, यहां पे कि यहां पे? मैंने कुछ गड़बड़ किया? R1 में R1 प्लस R2 था, ये रहा। R2 में R2 प्लस R3 था, R1 प्लस R2 ही तो, R1 इंटू R2 ही तो करना है। R3 में तो बेटा D था वैल्यू, है ना। चल अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। यहां से हम ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि सेकंड वाले को 2 ऑप्शन दिए कि भैया तू या तो जनरल पर्पस रजिस्टर से ले या मेमोरी से भी ले, ठीक है। फिर यहां पे पहले वाले को भी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाई गई। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई इसका मतलब है कि ऑफकोर्स इंप्लीमेंटेशन टफ हुआ होगा, डिफिकल्ट हुआ होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर कहता है कि एएलयू में जो दोनों इनपुट हैं वो दोनों के दोनों इनपुट अब फ्लेक्सिबल है, कि या तो आप जनरल पर्पस रजिस्टर से उठाओ या फिर मेमोरी से उठाओ। पहला ऑपरेंड के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरे के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है।
है ना। हाउ टू सॉल्व ए नॉट इक्वल टू बी, कीर्ति आई विल टेल यू लेटर, डेफिनेटली आई टेल यू, है ना। ये मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 1 बताना चाहते हो या कॉम्प्लीमेंट बताना चाहते हो या क्या। ठीक है, किसी ने बोला सर फायदा क्या, फायदा ये है कि इसमें बहुत कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में काम चल जाता है। आप दोनों अगर मेमोरी से ले सकते हैं, दोनों रजिस्टर्स में ले सकते हैं, तो बहुत कम स्टेप्स में काम चल जाएगा। कैसे, सेम चीज अगर मैं करना चाहता हूं a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो पहले ए और बी दोनों को एएलयू पे डायरेक्टली भेज सकता हूं। तो मैंने डायरेक्टली लिखा ए प्लस बी करो, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से वो कहां चले जाएगा, किसी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में हम टेम्पररी मूव करा देंगे। फिर सी प्लस डी डायरेक्टली दोनों मेमोरी से चले जाएंगे। ऑप्शन है कि दोनों में से दोनों ऑपरेंड आप रजिस्टर से भी ले सकते हो, मेमोरी से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। दोनों भेजे रजिस्टर मेमोरी से, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आया, फिर वहां से मैंने इसको R2 में कॉपी कर दिया। फिर आप R1 से उठाओ a प्लस बी का रिजल्ट, R2 से उठाओ c प्लस डी का रिजल्ट, मल्टीप्लाई कर दो एक्यूमुलेटर में, कम स्टेप्स में काम हो गया। कॉम्प्लीमेंट, बेटा जी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ALU के अंदर लॉजिक सर्किट होता है। लॉजिक सर्किट जो होता है वो यहां जाएगा। अगर R1 वैल्यू आपको भेजनी है, यहां R1 भेजो, लॉजिक सर्किट ने कॉम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट आ गया एक्यूमुलेटर में। ऐसे डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि बनाना मुश्किल है। इसको जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हो, समझना ही इतना मुश्किल है, तुम बनाना तो सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर इंटू R2 से एक स्टेप कम हो जाएगा बेटा, वो भी हम देखेंगे बाद में कि कैसे ये काम करेगा। अभी इतना कर लीजिए, ठीक है। तो क्या A और B जो मेमोरी ऑपरेंड्स हैं, आप दोनों को ALU पे मेमोरी से ही भेज सकते हो? जी हां, पहला ऑपरेंड मेमोरी से लिया जा सकता है, पॉसिबल। दूसरा लिया जा सकता है मेमोरी से, पॉसिबल। तो आपने दोनों को क्या किया, ऑपरेशन पास किया, एक्यूमुलेटर में चले गया रिजल्ट। A को मेमोरी से डायरेक्टली ALU पे भेजा, B को मेमोरी से ALU पे भेजा, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, एडिशन, एक्यूमुलेटर में चली। ठीक है, अरुण शर्मा का कोई ना कोई आंसर कर दो भाई क्वेश्चन का। एक्यूमुलेटर से R1 में कॉपी किया, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी इसको आगे यूज करना है, एक्यूमुलेटर से उसको टेम्पररी R1 में मूव करा दिया। C और D और मेमोरी में है, दोनों को क्या मेमोरी से हम ALU में डायरेक्टली भेज सकते हैं? यस, भेज सकते हैं, भेज दिया। ALU पे डायरेक्टली चलेगा, यस। एडिशन हो गया, यस। रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर में, हो गया। फिर एक्यूमुलेटर से उसको R2 में मूव कराया, फिर R1 इंटू R2 किया एक्यूमुलेटर। ठीक है सर, एक से ज्यादा एक्यूमुलेटर नहीं हो सकते? नहीं बेटा, एक से ज्यादा एक्यूमुलेटर नहीं होते। ALU एक तो एक्यूमुलेटर भी एक। अगर मल्टीपल ALU लगाओगे तो मल्टीपल एक्यूमुलेटर हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि अगर एक्यूमुलेटर ALU आपने मल्टीपल लगाए हैं तो। अब वो एक नया टाइप का कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसे हम मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, जो यहां नहीं पढ़ना है हमें, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। ये यूज में नहीं आता, नॉट यूज्ड नाउअडेज। अब ये कभी भी यूज में नहीं आता, बहुत पुराना सा आर्किटेक्चर है। जस्ट फॉर FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं यहां बता रहा हूं, है ना। लोकेश बाबू, आलू आलू होता है जो हर सब्जी में डल जाता है। कल का लेक्चर देखो बाबू, कल का लेक्चर नहीं देखोगे और बीच में आओगे तो कहां से समझ में आएगा। कल का लेक्चर देखो, समझ में आएगा क्या करता है ALU। यार लेक्चर को पहले से जीरो से पढ़ो ना बेटा आगे, तभी तो आपको मजा आएगा। ऐसे बीच में आपके आके और कुछ समझने की कोशिश करोगे, ये वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, है ना। चलिए, नॉट यूज्ड इन नाउअडेज, बट ALU में जो दो इनपुट जाते हैं वो दोनों के दोनों इनपुट कहां से आएंगे? स्टैक से आते हैं।
ये क्या होता है स्टैक, हमें नहीं समझना। कहां होता है ये, मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी, रैम जो मेमोरी है, मेन मेमोरी, उसमें। दोनों इनपुट स्टैक से लिए जाते हैं डायरेक्टली उठा के, स्पेशल, और रिजल्ट जनरेट होता है एक्यूमुलेटर के अंदर। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, है ना। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग जब आज का लेक्चर पूरा फिनिश करेंगे तब वापस जाएंगे। आज का लेक्चर कल के लेक्चर के तुरंत पहले आपको रिवाइज करके आना है, पूरा का पूरा। नोट्स बना लो रात में बैठ के, सवेरे बैठ के, जब भी आपकी इच्छा हो जाए, टाइम मिल जाए, आपको नोट्स बनाने हैं और फिर उसको रिवाइज करके आना है कल, ताकि आज का जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको कल याद रहे। वरना फिर सेम प्रॉब्लम होगी। कई नई जगह जाते हैं, एक रास्ता आपने गूगल मैप करके फॉलो कर लिया, है ना, अगले दिन फिर जाना हुआ तो कंफ्यूज हो जाते हो, यार क्या मैं इधर से गया था, इधर से गया था, यहां से गया था, यहां से गया था, यहां से गया था, यहां से गया। पर अगर उस रास्ते पे आप बार बार 10 12 15 बार चले गए तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। आपको पता है कि कहां से किधर गली में मुड़ना है ना। तो कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपके पास दिमाग में सारे के सारे रास्ते क्लियर ना हो, याद ना हो। तो एक सिंपल सी चीज समझ लो कि कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब उसके आसपास का कुछ है जो आप याद नहीं रख पा रहे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये जितने भी आर्किटेक्चर हमने देखे, इनको हमें ना तो कंपेयर करना है और ना ही इनका कंपैरिजन की स्टडी करनी है, गेट में नहीं है। बट एक चीज मैं बता देता हूं कि इनकी सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती है। हर एक स्पेशल आर्किटेक्चर किसी स्पेशल टाइप के कंप्यूटर में लगता है। जिस टाइप के कंप्यूटर को डिजाइन किया जाना चाहिए वैसा वो आर्किटेक्चर यूज हो जाता है। सबकी अपनी स्पेशलिटीज है, तो वो स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ये आर्किटेक्चर यूज होते हैं अलग अलग सीपीयूज में। जब नया सीपीयू बनते हैं तब कंपैरिजन नहीं सीखना, हमारे गेट के सिलेबस के बाहर है। ओके, चलिए नेक्स्ट वापस आते हैं रजिस्टर्स पे। हम रजिस्टर्स पे डिस्कस कर रहे थे। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम ही है कि एएलयू से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करना। इसके अलावा और कोई भी इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं आएगा एक्यूमुलेटर में। हां, कभी कभी इस टाइप का आर्किटेक्चर अगर है, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर, तो उसमें एक इनपुट ऑपरेंड को भी हम रख लेते हैं, बट रिजल्ट तो एएलयू का एक्यूमुलेटर में ही जाना है। यही स्पेशल इसका पर्पस है। अच्छा, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर को कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है, सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर या बेस्ड आर्किटेक्चर। कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास रजिस्टर क्या है, पीसी, प्रोग्राम काउंटर। क्या करता है ये? प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये तो बड़ा भारी भरकम सा डेफिनेशन आ गया सर। हाय राम, क्या करें इसका। ये है आपकी मेमोरी रैम, आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी, है ना। मैंने थोड़ी देर पहले क्या आपको बताया था कि रैम में क्या होते हैं, जो प्रोग्राम आप रन करते हो वो होता है। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, यह है मेरा मोबाइल फोन, ठीक है। इस मोबाइल फोन में यह भी एक कंप्यूटर सिस्टम ही समझिए। अगर मैंने कोई ऐप पे टैप किया और उसको खोलने की कोशिश की, मान लो पीडब्ल्यू ऐप मैंने खोलने की कोशिश करी, ठीक है, ये रहा मेरा पीडब्ल्यू ऐप, मैंने खोलने की कोशिश कर ली, खुल गया। जैसे ही पीडब्ल्यू ऐप खुला, इसका मतलब ये पीडब्ल्यू ऐप एक प्रोग्राम है जो अब सिस्टम में रन करेगा, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में। अगर ये रन करेगा तो इसका प्रोग्राम का जो भी पार्ट है वो रैम में आएगा। क्या आएगा? रैम में आएगा। ठीक है, रैम में आया, आ गया। अब प्रोग्राम आया है रैम में, इस प्रोग्राम में छोटे 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 बच्चे नहीं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, एक सिंगल सिंगल। इनको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम में छोटे छोटे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या है? इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं यार, प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसके स्टेटमेंट ही है। एक एक करके इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू में रन होता है, एग्जीक्यूट होता है।
सिंपल सी बात है। तो अब जब सीपीयू रन करता है तो प्रोग्राम रखा कहां है? पूरा यहां। सीपीयू कैसे रन करता है उस पूरे प्रोग्राम को? एक साथ नहीं, वन बाय वन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। पहले सीपीयू पहला इंस्ट्रक्शन उठाता है, सीपीयू के अंदर ले जाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरे को एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरे को एग्जीक्यूट करता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्या बताया था? कि ये पूरी की पूरी बैच है स्टूडेंट्स की। एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है वाइवा रूम में, है ना? यस और नो? सिंटेक्स ऑफ प्रोग्राम, सिंटेक्स ऑफ प्रोग्राम नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्रोग्राम। इट्स नॉट सिंटेक्स, नथिंग एल्स। प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन कहते हैं। थोड़ा और 2-4 दिन में इंस्ट्रक्शन क्लियरली समझ में आएगा क्या होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वन बाय वन सीपीयू के अंदर जाते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। मान लो सीपीयू ने ये इंस्ट्रक्शन उठा लिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब सीपीयू तो एक मशीन है, इस मशीन को कैसे पता चलेगा कि अगला इंस्ट्रक्शन जो उठाना है वो मेमोरी में कहां रखा हुआ है? मेमोरी में वो कहां रखा हुआ है? इसके लिए इसके पास एक प्रोग्राम काउंटर नाम का रजिस्टर होता है। ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये प्रोग्राम काउंटर उस जगह को पॉइंट आउट करता है, उस एड्रेस को मेमोरी के पॉइंट आउट करता है, उस लोकेशन को पॉइंट आउट करता है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन चले गया है तो अगला वाला इंस्ट्रक्शन मेमोरी में यहां से इस लोकेशन से उठाना है। जैसे कि मैं रिकॉल कराता हूं आप लोग को वो एग्जांपल फिर से। यहां वाली जगह ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। मान लो ये है एक स्टूडेंट्स की लिस्ट, स्टूडेंट है रोल नंबर 1 2 3 4 समथिंग लाइक 6। ये वाइवा चल रहा है इस रूम में। वाइवा में अभी स्टूडेंट नंबर लेट्स से 34 जा चुका है ना? यहां पे एक कोऑर्डिनेटर बैठा है, यहां पे उसके पास ये लिस्ट है और वो टिक मार्क करके बैठेगा या पेन लिख के रख के बैठेगा कि नेक्स्ट मेरे को किसको भेजना है? रोल नंबर 35। तो जैसे ही वाइवा के अंदर से पता चला, रूम में से पता चला रोल नंबर 34 का वाइवा हो गया, ये जोर से चिल्लाएंगे नेक्स्ट रोल नंबर 35। ये जो रोल नंबर 35 पे इसने ये जो पॉइंट रखा था ना, ये पेन रखा हुआ था, पॉइंटर रखा हुआ था, ये है प्रोग्राम काउंटर। किसके लिए? इस वाइवा के एग्जाम्पल। क्यों? जब करंट वाला खत्म होगा तो अगले वाला कौन? इसके लिए ये पॉइंटर रखा जाता है, इसके लिए ये पॉइंटर रखा जाता है। तो यहां भी वैसा ही है कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस का अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस पीसी रखता है। ठीक है? ठीक है। रैम टू सीपीयू डेटा बस से आता है क्या? हां जी बिल्कुल, डेटा बस से डेटा आता है। अभी क्या समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई दिमाग में एटलीस्ट, कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस जो है वो कहां मिलेगा आपको? उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में मिलेगा। एक एग्जाम्पल में यहां लिख लेता हूं। ओड़े बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, ये ग्रीन आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको ग्रीन ही रहने दो, छोड़ो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे डार्क कलर ले लेता हूं। ये देखो, दिख रहा है ना आप लोग को क्लियरली? ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है ना आप लोग को? चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक प्रोग्राम रखा है मेमोरी के अंदर, ठीक है? इस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस है, छोटे छोटे स्टेटमेंट है। इंस्ट्रक्शन मतलब I1 है, I2 है, I3 है, ये इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है? अज्यूमिंग कि प्रोग्राम जो मेमोरी के अंदर रखा हुआ है उसमें हर एक लोकेशन है, हर एक इस मेमोरी की, मेमोरी में कुछ एड्रेस होता है, कुछ लोकेशन होती है। अज्यूमिंग कि I1 जो है स्टार्ट हो रहा है, ये एड्रेस के बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। I1 जो है एड्रेस 500 से स्टार्ट हो रहा है, एक पूरी एड्रेस पे रखा है। I2 501 पे रखा है, I3 502 पे रखा है, एंड सो ऑन। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं एक सिंपल,
इफ इंस्ट्रक्शन I2 is in execution in CPU, अगर CPU के अंदर I2 ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के लिए जा चुका है तो प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करेगा? देन PC स्टोर्स व्हाट? प्रोग्राम काउंटर I2 के बाद I3 इंस्ट्रक्शन जो है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। ये एड्रेस है मान लो। लोकेशन बताओ, अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा आना है? I3। क्या ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है? नहीं, ये इंस्ट्रक्शन जो अगला एग्जीक्यूट होना है उसका पॉइंटर, उसका एड्रेस। तो पीसी स्टोर्स व्हाट? एड्रेस ऑफ I3 विच इज नथिंग बट 502। 502 रहेगा उसमें एड्रेस ऑफ I3 नहीं रहेगा, I3 नहीं, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है ना? एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एड्रेस नंबर में क्यों होता है? तो किस में रहेगा? आपका हाउस नंबर क्या है? मेरा हाउस नंबर है 244, नंबर में ही है। आसान होता है इसलिए एड्रेस नंबर में होता है, बाइनरी में होता है तो जनरली तो बाइनरी में होता है, मैंने तो खाली डेसिमल में लिखा है। चलिए अगला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ज्यादा अभी इसमें नहीं फंसेंगे, पहले मेमोरी की एड्रेसिंग समझेंगे, उसके बाद फिर इसमें फंसने वापस आएंगे, इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है? हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी करंट इंस्ट्रक्शन हमने कहा, सीपीयू क्या करता है? एक एक इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन उठा के लाता है, सीपीयू के अंदर लाता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर आता है वो कहां स्टोर होगा? इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है IR उसमें। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन अगर उठा के लाए हैं तो वो कहां रहेगा? किसके अंदर रहेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रहेगा। मैंने वाइवा वाला एग्जाम्पल समझाया है, तो उस वाइवा वाले एग्जाम्पल में समझ लो कि आप अगर वाइवा पर्सन या आप एक स्टूडेंट हो जो अगला अंदर जाएंगे, तो वाइवा देने अगर जाएं तो आपको बैठने की जगह मिलेगी। हाँ जी, एक चेयर मिलेगी। उस चेयर जिस चेयर पे आप बैठोगे वो चेयर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है? इज दैट क्लियर? कैन वी सी दिस इनसाइड कंप्यूटर इफ वी ओपन? नो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली है क्या। आप देख तो पाओगे पर आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा रजिस्टर है, क्या है। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आर्किटेक्चर आपको समझ नहीं आएगा ऐसे, until unless you understand कि वो हार्डवेयर को कैसे समझना है ना? क्या इंस्ट्रक्शन को रैम में कंटीग्यूअस एलोकेशन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक में समझेंगे कि पूरा प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में, रैम में कंटीग्यूअस होता है या नहीं होता। ये इसका डेफिनेशन समझ में आया? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सर क्या पीसी पॉइंटर का यूज करता है? नहीं बेटा, पॉइंटर होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कहीं ऊपर लेवल पे है, ये तो सिस्टम के हार्डवेयर से रिलेटेड है ना। यहां पे प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप एटसेट्रा का काम नहीं है। पॉइंटर जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है। प्रोग्राम रन करने के लिए सीपीयू यूज कर रहे हो, अलग, बहुत अलग चीज है। यहां वो नहीं आएगा। स्टैक पॉइंटर, अब ये स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक को पॉइंट करता है, सिंपल सी बात है। देखो होता क्या है ना, अभी नहीं समझ में आएगी चीजें, बाद में जब आप ओएस और या प्रोग्रामिंग पढ़ लोगे, आपको प्रोग्रामिंग में समझ में आया होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उस प्रोग्राम का एक स्टैक होता है, रन टाइम स्टैक, जो कि मेमोरी के अंदर बनता है ना। तो मेमोरी में जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो उसके डेटा एटसेट्रा को रखने के लिए जो स्टैक बनता है, वो स्टैक को सीपीयू कैसे एक्सेस कर सकता है? सीपीयू को उस स्टैक को अगर एक्सेस करना है तो मेमोरी में स्टैक का एड्रेस पता होना चाहिए। तो एक एसपी होता है सीपीयू के पास, ये क्या करता है? एड्रेस स्टोर करके रखता है इस स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट का। टॉप मोस्ट का मतलब क्या होता है? जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है एलिमेंट, वो। तो स्टैक का टॉप और उसका एड्रेस कहां रहेगा? स्टैक पॉइंटर में रहता है।
है ना सर? आईआर करंट स्टोर करता है और पीसी नेक्स्ट का एड्रेस। बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल सही समझा। डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं बेटा, डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास दूसरे फैकल्टीज हैं, वो पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर। इट स्टोर्स द स्टेटस ऑफ एएलयू रिजल्ट। अब आप बोलोगे सर आप आधी आधी चीजें पढ़ाते हो, पर क्या करें, मोड ही ऐसा है। अब आधी चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आपको एक और चीज मैं यहां बताऊंगा। सारे एएलयू के साथ ऐसा होता है कि जो एएलयू का आर्किटेक्चर है उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं से दो इनपुट आएंगे। ये है इनपुट ऑपरेंड्स। एक चीज जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो अब वापस बताऊंगा, यहां पे बताऊंगा कि इनपुट ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन का रिजल्ट आता है कि रिजल्ट ए प्लस बी किया तो रिजल्ट आया, सी प्लस डी किया तो रिजल्ट आया, ए इंटू बी किया तो रिजल्ट आया। वो कहां जाता है, एक्यूमुलेटर में। बट ये एएलयू जो है दो आउटपुट जनरेट करता है। सुनिएगा शब्दों को, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो एक ही है ऑपरेशन का, बट ये दो आउटपुट जनरेट करता है। एक तो रिजल्ट और दूसरा है स्टेटस ऑफ द रिजल्ट। और ये स्टेटस ऑफ द रिजल्ट कहां स्टोर जाता है, फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर में, जिसे पीएसडब्ल्यू भी कहते हैं। सर ये स्टेटस ऑफ द रिजल्ट क्या है? आपकी जो रिजल्ट बुक आती थी ना बचपन में, उसमें आपके मार्क्स तो आते ही थे, पर मार्क्स की एनालिसिस भी करके बताई जाती थी कि इंग्लिश में आए आपको इतने मार्क्स, ये तो रिजल्ट है, बट रिजल्ट का स्टेटस फेल है कि पास है, पास है तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन क्या ग्रेड मिली है, ये बताया जाता था। स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट कि जो मार्क्स आए हैं आपके, मान लो आपके 68% बने, तो 68% जो बना है उसका स्टेटस बताया जाता था कि ये फर्स्ट डिवीजन है। किसी का 45 बना, सेकंड थर्ड डिवीजन है, किसी का 20% बना, फेल है, ये स्टेटस है। यहां भी ऐसा ही होता है, यहां भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब एएलयू है, एएलयू ने रिजल्ट जनरेट किया ए प्लस बी का, मान लो, तो ये ए प्लस बी का रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अब आप सिर खुजाओगे सर ए प्लस बी का रिजल्ट नेगेटिव कैसे आ सकता है? यार ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जरूरी थोड़ी है, बी की वैल्यू पॉजिटिव हो जरूरी थोड़ी है। ए में आप -16 भी तो दे सकते हो, बी में आप +10 भी तो दे सकते हो। अब बताओ ए प्लस बी का रिजल्ट क्या आएगा? -6 आएगा ना, आएगा ना। तो जब आप कोई एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करते हो दो ऑपरेंड्स पे, एक ऑपरेंड, जैसे भी जितने भी ऑपरेंड आपने भेजे करंटली, उन ऑपरेंड्स पे जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो यहां स्टोर करेंगे। इसका रिजल्ट 0 है कि नॉन जीरो है, वो भी यहां स्टोर करेंगे। इसके रिजल्ट में कोई कैरी तो नहीं आया। कैरी क्या होता है? मान लो आपने 56 + 64 स्टोर करना है, अब आपके पास एक्यूमुलेटर में सिर्फ 2 डिजिट का ही आउटपुट आएगा, तो एक एक्स्ट्रा डिजिट जो यहां जाएगी वो कहां जाएगी? कैरी फ्लैग में जाएगी। तो अगर आप ये स्टोर करोगे, 0 आया, 5 6 11 + 1 10 12, 12 का 2 1, यहां तो 2 डिजिट तो यहां रख दी, एक आपको कैरी में रखनी पड़ेगी। कैरी क्यों? क्योंकि सर ये जो एक्स्ट्रा बिट आई है या रिजल्ट का एक एक्स्ट्रा डिजिट आया है, उसको रखने के लिए। मान लो अगर एक्यूमुलेटर में सारा रिजल्ट का बिट स्टोर नहीं कर सकते, तो एक बिट यहां रहती है। तो आपके पास कैरी फ्लैग में एक बिट होती है साइन के लिए, एक Z मतलब 0 के लिए, एक कैरी के लिए, एंड ऐसी बहुत सारी होती हैं जिसे हमें समझना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगेन सीपीयू टू सीपीयू वेरी करेगा कि पहली बिट साइन के ही है, दूसरी Z मतलब 0 की ही है, तीसरी कैरी की ही है। ये वेरी करता है कितनी बिट का पूरा ये फ्लैग रजिस्टर होगा। ये भी सीपीयू टू सीपीयू वेरी करेगा। किसमें क्या क्या होंगे? सीपीयू टू सीपीयू वेरी करेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है। ठीक है, तो ये S का मतलब क्या है? साइन। Z का मतलब क्या है? 0। CA का मतलब क्या है? कैरी। तो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, वो यहां S में चले जाएगा 0 1 के हिसाब से।
जीरो आया, यहां पे अगर पॉजिटिव आया तो ये साइन जीरो हो जाएगा, अगर नेगेटिव आया तो साइन वन हो जाएगा। रिजल्ट जीरो आया तो ये जेड सेट हो जाएगा। जेड का मतलब, जेड में अगर यहां पे वन आया, इस जेड में वन है, इसका मतलब है कि रिजल्ट इज जीरो। जीरो है तभी तो जेड वन हुआ, जीरो हुआ मतलब जो रिजल्ट जनरेट हुआ है इज नॉन जीरो, वो जीरो नहीं आया भैया, इसलिए यहां वन नहीं आया। कैरी है तो वन है, नहीं है तो जीरो है ना। अब देखो यहां पे और भी दूसरी बिट आ सकती है डिपेंडिंग ऑन आर्किटेक्चर, जो भी सीपीयू है उस सीपीयू के बेसिस पे हमें नहीं सीखना, है ना। स्वाति ने बहुत अच्छी पॉइंट लिखा है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो और कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन इन्हीं फ्लैग के हिसाब से ही कंपेयर होता है। आपने अगर प्रोग्राम में लिखा है ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, तो आपका ये एएलयू ग्रेटर देन का सिंबल चेक नहीं कर सकता, तो ये क्या करेंगे, सीपीयू में ए माइनस बी परफॉर्म करके चेक करेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर रिजल्ट नॉन जीरो है और पॉजिटिव है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू वरना फॉल्स। तो आपका सीपीयू जो है ए ग्रेटर देन बी को कैसे चेक करता है कि एएलयू में ए माइनस बी करा दिया और फिर चेक किया कि रिजल्ट का स्टेटस क्या आया। क्या अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी का रिजल्ट एक तो पॉजिटिव आएगा, पक्का आएगा, और फिर क्या आएगा, नॉन जीरो भी आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ए ग्रेटर देन बी सिंबल को चेक कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन कहां से चेक होती है, फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर से चेक होती है। तो मैं यहां पे इसको डिटेल में लिख देता हूं। ये जो फ्लैग रजिस्टर है, इट इज यूज्ड फॉर कंडीशन चेकिंग। जो भी आप कंडीशंस लिखते हो आपके प्रोग्राम में, वो कंडीशन चेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है कि पहले एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए और चेक किया जाए कि रिजल्ट जो है वो जीरो आया कि नहीं आया, है ना, साइन अगर पॉजिटिव आया कि नहीं आया, इस तरीके से चेक होगा। ठीक है, जीरो वन इस तरीके से। देखो हमें ना बहुत ज्यादा डिटेल में इसके जाना नहीं है, इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं अभी कि इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। क्या मिल रही है इंफॉर्मेशन कि एएलयू जो है इनपुट ऑपरेंड्स दो लेगा, ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई भी लॉजिक ऑपरेशन भी हो सकता है, रिजल्ट एएलयू में आएगा। इस रिजल्ट का स्टेटस कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये रिजल्ट जो ऑपरेशन में आया है वो जीरो है कि नॉन जीरो है, वो सब यहां पे जाके उसका स्टेटस सेव हो जाता है। ये हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंडीशन की चेकिंग कर पाए जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी है कि नहीं है। इस तरीके से टेक्स्ट कैसे स्टोर होगा, यहां टेक्स्ट स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्यों टेक्स्ट स्टोर करना है, वाई वी स्टोर टेक्स्ट हियर, यहां पे सिर्फ जीरो वन ही स्टोर होता है, टेक्स्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मैं सिर्फ आज इनकी डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि शुरुआत है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हैवी पढ़ा दिया जाए, याद ना रहे, समझ ना आए। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसका डेफिनेशन बताऊं, फिर आप आज का पूरा लेक्चर रिकॉल करके आए, कल फिर इसको आगे लेके जाएं और इसकी डिटेल समझें। शुरुआत के मैंने कहा आपको 15 लेक्चर्स मुझे चाहिए। 15 लेक्चर के बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि कोर्स तो बहुत ही ज्यादा अपस्केल है और बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम वापस से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने इस प्रोग्राम के दौरान, बट 15 लेक्चर मुझे आपके चाहिए। ठीक है, चलिए एड्रेस रजिस्टर या एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, अगर कोई एड्रेस मेमोरी तक भेजना है तो इस रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। और डेटा रजिस्टर या एमडीआर क्या करता है, एमडीआर बोलता है कि अगर मेमोरी तक डेटा भेजना है
तो भी, और मेमोरी से डेटा लेना है तो भी इस रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। सो ये रजिस्टर क्या करता है? डेटा रजिस्टर मेमोरी पे डेटा सेंड करने के भी काम आता है और मेमोरी से डेटा रिसीव करने के भी काम आता है। ये कैसे होता है, इसका काम क्या है, डेटा रजिस्टर कैसे क्या काम करता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीजें जो मैंने यहां इस पीपीटी में और ऐड की हैं वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो हमारा कल का जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो होगा, पहले तो हम एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर दोनों को अच्छे से समझेंगे। ये टुमारो का लेक्चर का प्लान है। फिर ये जब समझ में आ जाएंगे तो हम देखेंगे मेमोरी एक्सेस के बारे में। मेमोरी का एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर को डिटेल में समझेंगे, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये हमारा कल का बड़ा एजेंडा रहेगा, ठीक है ना। अभी आज हमने पढ़ा क्या, सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर्स अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं सीपीयू के अंदर, है ना। 2 टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हमने देखे कि एएलयू में इनपुट कहां कहां से आता है, जल्दी से रिकॉल कराओ नाम। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर, रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर और सबसे लास्ट में स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। अलग अलग जगह से इनपुट ऑपरेंड आते हैं एएलयू में, उसके बेसिस पे टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स थे। प्रोग्राम काउंटर डेफिनेशन देखी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डेफिनेशन देखी, स्टैक पॉइंटर डेफिनेशन देखी हमने, और स्टेटस रजिस्टर डेफिनेशन देखी हमने, एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन देखी हमने, एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर की भी डेफिनेशन देखी हमने। बट इनको हम क्लियरली कल समझेंगे डायग्राम के साथ में, और ये कुछ पीसी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। डीपीपी कब से मिलेंगे? 4 दिन में। आपको पहला जो सेगमेंट है लेक्चर सीरीज बेसिक्स का, कल हमारा रजिस्टर्स वाला पार्ट हो जाएगा पूरा, मेमोरी वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा माइक्रो ऑपरेशन वाला पार्ट होगा। उसके बाद फिर हम 4th डे के बाद आपको एक पहला डीपीपी मिल जाएगा, है ना। सीओए बहुत टफ है सर, कैसे हो पाएगा मेरे से? अच्छा एक बात बताइए कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज थी जो आपको हमेशा से टफ लगी है? पहले मुझे बहुत सारी चीजें लगी, हमेशा से लगती है। जब आप शुरू करते हो ना किसी चीज को तो टफ ही लगती है, धीरे धीरे करके जब आप उसमें और इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो सब आसान हो जाता है। इंजीनियरिंग भी बोलते थे टफ है ना। सब आसान हो जाएगा अगर आप सब लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उस चीज को लेके। लाइफ टफ है, वो लाइफ तो टफ है ही, और वो इजी किसी के लिए नहीं है। सर कोई वे है जिससे सीओए प्रैक्टिकली पढ़ सकते हैं? यही एक तरीका है जो आप पढ़ सकते हो। आप समझने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं कि ये थ्रिलर मूवी की तरह है। आपको जो मैंने आज समझाया ये आज समझ नहीं आएगी पूरी चीजें क्लियरली। आज की चीज सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे रखो कि ये ऐसा ही होता है, क्यों क्या कैसे मत समझो। एक 10 से 15 दिन दो, आर्किटेक्चर पार्ट जब खत्म हो जाए उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो सब बोलेंगे हाँ सर ये तो बहुत आसान था। वो तो बात ऐसी थी कि जो टॉपिक पहले पढ़े उसके साथ की चीजें क्लियर नहीं थी। स्लोली स्लोली पढ़ेंगे आगे। और जो भी बोलते हैं कि मैं पुअर हूं एटसेट्रा एटसेट्रा, अपने शब्दों में पॉजिटिविटी लाएंगे। अब कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मैं तो पुअर हूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, मैं बहुत एवरेज रहा हूं एटसेट्रा। जो आप शब्द बोलते हो ना वो सीधे सीधे आपके कान से आपके दिमाग में भी जाते हैं, और जिस तरीके के शब्द आप सुनते हो बार बार आपकी मेंटालिटी वैसी होती है। अगर आप बार बार यही बोलोगे, टाइप करोगे सर मैं तो पागल हूं, मैं तो पागल हूं, आप पागल हो जाओगे। सर मैं तो बहुत एवरेज हूं, तो आप एवरेज हो जाओगे। पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो। सर हम कोशिश करेंगे, हमारा पूरा 100% देंगे लर्न करने की, कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएंगी चीजें। सीओए में कोई कोडिंग नहीं है, ओएस मैं पढ़ाऊंगा। जेई के सारे फेलियर्स ही हैं सारे। यहां पे जितने भी बच्चे यहां क्लास में बैठे हैं वो सारे जेई फेलियर हैं। गेट का AIR-1 भी जेई फेलियर आता है, मैं भी जेई फेलियर था। मैंने तो गेट एग्जाम जेई एग्जाम लिखा ही नहीं था। हमारा जो स्टेट का
एग्जाम होता था प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जिसमें स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते थे, उसमें मेरे को 39% आए थे। वहां से मुझे ऑल इंडिया ये रैंक आना और आईआईएससी में एडमिशन मिलना, ये कोई मिरेकल नहीं है। वो एज ऐसी होती है जब हम सीरियस नहीं होते, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज जो हैं वो होने के बावजूद हम उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम सीरियस नहीं हो पाते। हमारे पास टाइम की भी कमी होती है, हमारे पास सब कुछ बहुत नया होता है, लाइफ नई होती है, चीजें डिफिकल्ट जब आती हैं, हमारा मेंटल स्टेट उतना ग्रैस्प करने लायक एज भी नहीं होती है। इट्स ओके, सारे जेई फेलियर हैं, कोई बात नहीं, मैं भी था, तुम भी हो, पर गेट का सारा रैंकर ही जेई फेलियर है। प्रॉब्लम क्या है? इट्स ओके, आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलेगी और तुमको पक्का मिलेगी। बस उस सक्सेस के लिए जो रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस पे ध्यान दो। मेरे नोट्स इनफ है। देखो, बुक्स का किसी ने पूछा था कि सर बुक्स जो है वो उसका क्या करें। मैं एक चीज समझता हूं कि मैं आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ने की बात तो नहीं करूंगा। रेफरेंस बुक्स सिर्फ और सिर्फ उस केस में तब पढ़नी है जब हमको लगेगा कि सर हम क्वेश्चन जब रीड करते हैं तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है टेक्निकल लैंग्वेज समझने के लिए, जो टेक्निकली लिखे हैं स्टेटमेंट वो समझने के लिए। तो फिर आप बुक्स पढ़ेंगे, पढ़े पढ़ाए टॉपिक को ही पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए। बाकी और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी नोट्स को आप ठीक से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ये गारंटी है कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। असेंबली लैंग्वेज की जरूरत नहीं है बेटा सीखने की, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर में आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हम यहां नहीं पढ़ रहे। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेसर की डिजाइन है, उसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसमें। हम यहां पे एक सिंगल प्रोसेसर की डिजाइन नहीं पढ़ रहे। यहां पे हम सारे प्रोसेसर में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उन सबको पढ़ रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि मैं आपको बता रहा हूं एरोप्लेन्स की डिजाइन। अब एरोप्लेन में तो सब टाइप के एरोप्लेन आते हैं, बोइंग कंपनी का भी आता है, एयरबस का भी आता है, सबका टाइप का आता है। समथिंग लाइक कि मैं आपको बता रहा हूं मोबाइल फोन का डिजाइन। अब मोबाइल फोन में हम सिर्फ और सिर्फ आईफोन नहीं समझ रहे, हम ओवरऑल सारे मोबाइल फोन को एक साथ कंबाइन समझ रहे हैं कि किसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या टाइप की चीजें हो सकती है। आईफोन बनाने के लिए इनमें से जो जो लगता है ले लो। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कि हम कॉमन चीजें पढ़ेंगे, जिसको जो प्रोसेसर पढ़ना है वो प्रोसेसर स्पेशली इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैंने बीटेक किया था एमआईटी उज्जैन। उज्जैन नाम का एक सिटी है इंदौर के पास, मध्य प्रदेश में। उसके पास उज्जैन जो सिटी है वहां पे ही एक कॉलेज है, महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टियर 3, 4, 5 जो बोलना है बोल दो, उससे लेवल का नीचे का ही कॉलेज था। चलिए, तो अब आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हैप्पी लर्निंग, लर्निंग लर्निंग करते रहो। कल मैं हर एक बच्चे को जो भी पाऊंगा क्लास में, चाहूंगा कि आप सब लोग आज का पूरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके और याद रख के आए कि क्या था आज के लेक्चर में, ताकि कल की चीजें जो मैं आगे उसके एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कीप लर्निंग हैप्पीली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो। बाय बाय।